Assalamualaikum. Good morning. Good morning, everybody. Welcome. How was your weekend? बड़ा हैपनिंग था वीकेंड तो ऐसा था लेकिन कल बड़ा हैपनिंग डे था at least you know at home, but हमारे सियासतदान कल बड़े मसरूफ थे। बिल्कुल रेस्ट सब नहीं ऐसा कर लग रहा रहे था थे काम कर रहे हैं। वो मेकिंग योर मनी, वो हम कहते हैं ना कि जब बड़ा बहुत ज़्यादा काम हो और हमारी जॉब्स तो हम कहते हैं पैसा हलाल कर रहे हैं हम, तो वही मेरा ख्याल है कल हो रहा था पूरा दिन। संडे देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन इस्लामाबाद एक्चुअली। लेकिन उससे पहले हमें खुशखबरी तो दे दें। आपको पता है हमने हमेशा एक खुशखबरी से ही कल इसी पॉलिटिकल हंगामे में खबर आई और फिर वो जरा सुन के तसल्ली भी हुई। इंटरनेशनल मार्केट में आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, जिसके असरात पाकिस्तान में भी पड़ना शुरू हो गए हैं। एंड व्हेन पेट्रोल कम्स डाउन everything then perpetually comes down। मतलब उम्मीद तो हमेशा यही कीमतों में होती भी है। फर्क पड़ता है, जाहिर है। पेट्रोल 10 रुपए फी लीटर और सस्ता ये हो गया। सब्सटेंशियल अमाउंट जो है कम हुआ है। सो 10 रुपए पेट्रोल कम हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी गई है और डीजल की कीमत में 13 रुपए 6 पैसे, लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 12 रुपए 12 पैसे और मिट्टी के तेल में 11 रुपए 15 पैसे फी लीटर की कमी का ऐलान किया गया है। एंड वी ऑलवेज वेट फॉर अ गुड न्यूज़ टू स्टार्ट द वीक विद, दिस इज़ इट। हालांकि हमने नहीं करवाया लेकिन स्टिल खबर तो अच्छी है, तो हमने कहा इसी से शुरू कर लें। और इसके असरात आवाम तक कब पहुँचेंगे इस पर भी आपको पता ही है, हमारी तो नज़र होती है। ट्रांसपोर्टर्स अपने किराए कम करने की बात करें या फिर ना करें, या फिर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के जो किराए होते हैं जिसकी वजह से फल सब्जी हर चीज़ जो एसोसिएटेड होती है, जो होती हैं, जो हमारी ज़िंदगी में चाहिए हमें, वो कीमतें जुड़ी होती हैं। सो या वील कीप एन आई ऑन दैट। लेकिन इसके अलावा कल क्या होता रहा भाई, मुझे कल आई वांट टू बी, देयर आर सो मेनी टाइम्स इन माय लाइफ जब मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ जब मैं मौलाना वाली सिचुएशन में हूँ। आप बेशक मौलाना की ही सिचुएशन लेना चाहते हैं कि आई वांट टू बी द वन जिसके पास सारे लोग मुड़ मुड़ के आए और मेरी मदद की जरूरत हो। नथिंग टू लूज, आ रहे जा रहे, आनियां जानियां चल रही हैं। कल तो बड़ी ही एक्टिविटी, बहुत मजा आया मुझे। कभी एक आ रहा हूं मनाने के लिए, कभी दूसरा आ रहा हूं मनाने के लिए। था ना, मतलब एक रेस लगी हुई थी कि पहले कौन पहुंचेगा, तो वन वुड बी वेटिंग, द अदर वुड बी इनसाइड। मतलब बहुत ही हैपनिंग किस्म का कल सारी सिचुएशन बनी रही है। और अगर आपने नहीं, आप मिस नहीं कर सकते बिकॉज यही हो रहा था और हमारे चैनल्स पे भी यही सब कुछ चल रहा था। एक दफ़ा फिर आपको बता देते हैं कि हुकूमत ने मुल्की निज़ाम की साख बदल देने वाली बड़ी कानून साजी करने जो है जा तो रहे हैं, कोशिश तो यही कर रही है, जिसके लिए आईनी तरमीम का पैकेज तैयार किया गया है। और कल कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाए गए और ऐसा लग रहा था कि हुकूमत ने आईनी तरमीम मंजूर कराने की पूरी तैयारी जो है वो कर रखी थी, लेकिन मामला उलझता रहा। मतलब वो रेडी बैठे हुए थे। आपको पता है सेशंस को 4 बार तो डिले हुए हैं। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बार बार ताखीर का शिकार होता रहा और पार्लियामेंट में 13 सीटों वाले मौलाना फजल रहमान, ये जो आपको चाहिए चीज़, हुकूमत और अपोजिशन दोनों की आंख का तारा बने रहे। और हम मौलाना की ऑब्वियसली बात कर रहे हैं, हुकूमती अरकान मौलाना फजल रहमान से ये इटसेल्फ एक मुहावरा हो जाना चाहिए कि भाई आप क्या मौलाना बने बैठे हैं, आंखों का तारा बनना चाहता हूं, आंखों का तारा बने बैठे हैं। तुरुप का पत्ता भी मौलाना के पास है। मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें करते और उनसे हिमायत मांगते रहे। जो भी लोग आ रहे थे, जाहिर है चाहे वो अपोजिशन के हों या हुकूमत के हों, मुजव्वज़ आईनी तरमीम बिल में मजमूई तौर पर 54 तजावीज़ शामिल हैं। यानी जो प्रपोज चीज़ें हैं, जो चेंजेस हैं, उनका नंबर है 54। आर्टिकल 63 में पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ जाने पर वोट शुमार करने की तरमीम की तजवीज़ भी शामिल है। वफाकी आईनी अदालत शामिल करने की तरमीम की तजवीज़ भी शामिल है। वफाकी आईनी अदालत शामिल करने की तरमीम की तजवीज़ की हमने बात की। ज़राए का यह भी कहना है कि मुजव्वज़ा बिल में जजेस की तकर्रुरी के तरीक़ाकार में भी तरमीम की तजवीज़ दी गई है और अदालत के चीफ जस्टिस के लिए नाम कौमी असम्बली की कमेटी वज़ीर आज़म को देगी। कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस का इंतखाब कर सकेगी। जजेस की तकर्रुरी के लिए कौमी असम्बली की कमेटी 8 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी अरकान का इंतखाब स्पीकर कौमी असम्बली तमाम पार्लिमानी पार्टी की तनासुब से करेंगे और कमेटी चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 7 रोज़ कबल सिफारिशात वज़ीर आज़म को दे देगी।
अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं जो प्रपोज की जा रही हैं, तो हम एक पूरी फहरिस्त जो है वो आपको दे रहे हैं। वफाकी आईनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र होगी 68 साल होगी, और सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आईनी अदालत में 3 साल के लिए जज तैनात होगा। हाई कोर्ट से सू मोटो लेने का इख्तियार वापस लेने की भी तजवीज़ दी गई है, और हाई कोर्ट जजेस की एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में तबादले की तजवीज़ भी शामिल है। कौमी असम्बली का इजलास सुबह से दोपहर से शाम से रात तक ताख़ीर का शिकार रहता, मतलब इट वॉज यही हो रहा था कल। आई वुडंट ऐड एनीथिंग टू इट। और आखिरकार रात कोई 11:15 बजे के करीब स्पीकर ने इजलास आज 12:30 बजे, यानी इस वक्त कुछ घंटे बाद तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। और थोड़ी देर बाद सेनेट का इजलास भी आज 12:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। ये सब कुछ रात को ही डिसीजंस होती, लेट इनटू द नाइट। अच्छा जी, ये भी बता दें आपको कि पार्लियामेंट में 13 सीटों वाले मौलाना फजल रहमान, जो आपको बड़े अच्छे लग रहे हैं आजकल उनकी पोजीशन के दर पर हर कोई हाजिरी लगाता रहा, वो बहुत अच्छी लग रही है। ऑब्वियसली उसी की जी बिल्कुल, वी अंडरस्टैंड। और कभी हुकूमत तो कभी अपोजिशन का डेलीगेशन जो था वो मौलाना से मुलाकातें करता रहा। हुकूमत नंबर गेम पूरा होने के अलावा मौलाना फजल रहमान को भी मनाने का दावा करती रही, लेकिन ऐसा लगा कि हुकूमत ने जाहिर तो ये किया था कि बस कौमी असम्बली का इजलास होगा और वो आईनी तरमीम का पैकेज मंजूर जो है वो चुटकी बजाते ही करा लेंगे। लेकिन कल जिस तरह हुकूमत नंबर पूरा करने की कोशिश करती रही, साफ नजर आया कि अभी होमवर्क पूरा नहीं था, और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इसका एतराफ़ भी किया। लगता तो इसीलिए नंबर पूरे नहीं थे। फजल रहमान साहब क्या कहते हैं? तो मुझे नहीं पता, मैं तो इधर असेंबली में था, तो मैं तो नहीं किया, सुबह से असेंबली में था, इसलिए मुझे इसको फैक्ट्स जो है नहीं पता कि क्या हुआ है, लेकिन लगता है इसीलिए कि नंबर पूरे नहीं थे, इसलिए आज ठीक। हुकूमत के लिए आईनी तरमीम मंजूर कराना अब सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। इसी तरह तरमीम रुकवाना तहरीक इंसाफ की सियासी ताकत का सबसे बड़ा इम्तहान है। अगरचे इन तरमीम का ना महंगाई पर असर पड़ेगा, ना बराह रास्त किसी और अवामी मामले पर असर पड़ेगा, लेकिन हमारा निज़ाम इस वक्त पावर पॉलिटिक्स की जद में है, जैसे पाकिस्तान को और कोई मसला दरपेश नहीं है सिवाय इन मसलों के। इसमें अपोजिशन को फतह मिलती है या हुकूमत जीत का जश्न मनाती है, नतीजा लेट्स सी कब आता है। अच्छा जी, अब ज़ाहिर है JUIF की पोजीशन बड़ी अहमियत की हामिल है। उनके पास जो नंबर्स हैं वो नंबर्स सबको चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए, अपोजिशन को भी चाहिए। हाफिज़ अब्दुल्ला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और PTI से वलीद इकबाल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सो तजावीज़, कुछ मुजव्वज़ा बातें जो हमने आपके सामने रखी हैं, जिसमें आईनी अदालत का क़याम है, जजेस की तकर्रुरी के मामलात हैं, फिर हाई कोर्ट के जजेस से मुताल्लिक इशूज़ हैं, फिर जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसीना कह दीजिए, नहीं कहते हम, रिटायरमेंट की एज एक्सटेंड करने के मामलात हैं। इसमें क्या बुनियादी एतराज़ है PTI को या JUI जो अब कह रही है कि हम तो पहले मुताला करेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे और उसके लिए हमें वक्त दरकार है। तो अभी तक क्या कोई चीज़ें पिन पॉइंट की हैं या कुछ सजेशंस हैं जो इतनी मीटिंग्स में सामने रखी गई हैं? ये हाफिज़ अब्दुल्ला साहब से जानते हैं। वलीद साहब आपके पास भी आएंगे। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। कल हम देख रहे थे माशाल्लाह इस्लामाबाद में अगर कोई पता था जहां सब जाना चाहते थे तो वो मौलाना फजल रहमान का एड्रेस था, उनका घर का पता था। अब बताइए कि मामलात किससे तय होने के करीब हैं आपके, या अभी कुछ भी कहना काबिल अज़ वक्त है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया उमा बीबी और अब्दुल्ला साहब। जी सर। तो बस सवेरे सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात यह है जनाब वाला कि कहा तो ये जाता था कि मुल्ला का दौड़ मुझसे तक लेकिन अभी मामला बरक्स है। अभी सूरत हाल ये है कि पूरी हुकूमत मौलाना के हाँ और ना पर खड़ी है। कब मौलाना हाँ करेंगे, ये आप पाकिस्तान की सियासत में मेरे ख्याल में मैं तो बहुत बड़ी तब्दीली समझता हूँ। जहाँ तक आईन में तरमीम की बात है, अब्दुल्ला, पार्लियामेंट इसी के लिए है कि कानून साजी करे, लेकिन वो कानून साजी जो मुल्क की मफाद में हो या अवाम की मफाद में हो। और जमीयत उलमा इस्लाम भी
पार्लियामेंट पर यकीन रखने वाली जमात है, जमहूरियत पर यकीन रखने वाली जमात है। उनकी एक तारीख है, जमीयत की एक पस मंजर है, और पाकिस्तान था ही नहीं लेकिन जमीयत का वजूद था। अब आते हैं तरामीम पर। ये आईनी तरामीम जब हुकूमत या हुकूमती पार्टियां या हुकूमत में शामिल पार्टियां करना चाहती हैं, पहले ये बताइए कि क्या ये तरामीम मुल्की और कौमी मफाद में की जाती है? अगर वो कहते हैं कि वो मुल्की और कौमी मफाद में की जाती है तो फिर छुपाया क्यों जाता है? ना अपोजिशन को इन तरामीम का पता है, न हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को पता है, उनके इल्म में भी नहीं है कि इस मुसव्वदे में है क्या। जो असल मुसव्वदा है वो छुपाया जा रहा है। यहाँ तक जब अपोजिशन से छुपाया जाता है, अपने इत्तेहादी जमातों से छुपाया जाता है और अपने कैबिनेट के वज़रा से छुपाया जाता है, तो ये किस किस्म की तरामीम है और मुसव्वदा है कि अपनी कैबिनेट से भी छुपाया जाता है, वज़रा से भी छुपाया जाता है, इत्तेहादियों से भी छुपाया जाता है और अपोजिशन को भी नहीं दिया जाता। तो आप बताइए, जमीयत उलमा इस्लाम अपोजिशन की एक जमात है। हम ये कहते हैं कि भाई कानून साजी आप करते हैं, ये कानून साजी आदलिया की आज़ादी के लिए है या ये आदलिया को कंट्रोल करने के लिए? ये बताइए। जब आप तरामीम करती हैं हुकूमत, तरामीम में हमें बताइए कि आपका असल मकसद क्या है। तो जब आप ये सवाल पूछते हैं कि ये तरामीम क्यों की जा रही हैं या आपको क्या सेंस मिलती है? जाहिर है आपने कहा अब तो हर शख्स ही मौलाना के दरवाजे पर हाजिरी दे रहा है और बड़े बड़े सीनियर लीडरान भी आए हैं, उनमें से कुछ कानूनी मामलात समझने वाले भी थे या फिर आपको अफादियत समझा तो सकते थे सर्टनली वो। तो डिस्कशन हुआ तो क्या बताया गया, क्या आपसे डिस्कस हुआ? भाई हम ये इसलिए करना चाहते हैं और हम कुछ नहीं आपसे छुपा रहे, ये सारी बातें ये यहाँ तक नौबत आई बातों की? बिल्कुल जय अब्दुल्ला साहब, बिल्कुल यही बात कही जा रही है। हम तो इंतजार करते रहे, मौलाना साहब पूरी टीम समेत, अगरचे मैं इस्लामाबाद में नहीं हूँ, मैं क्वेटा में हूँ, लेकिन सूरत-ए-हाल ये है कि इंतजार करते करते मुसव्वदा अभी तक रात 12 बजे तक वो कमेटी अंदर बैठी थी। उन कमेटी में बहुत से ऐसे अराकीन हैं, हुकूमती खास अराकीन के अलावा, उनको पता ही नहीं है कि मुसव्वदे में क्या है। तो खुद ही आ रहे हैं, मुसव्वदा नहीं ला रहे। आप लोगों के साथ मुसव्वदा वो शेयर नहीं किया गया था कि आप भी स्टडी करें और स्टडी करके फिर डिसाइड करें ना कि आप किस तरफ हैं? तो आप लोगों के साथ क्या वर्बली कलामी ये बातें हुई हैं? कोई पेपर वर्क शेयर नहीं हुआ था कि जी ये पॉइंट्स हैं सारे इसमें और इसमें हम बात करने लगे हैं? नहीं, अगर वो मुसव्वदा शेयर करे तो फिर हम अपना आउटपुट भी जाएंगे ना, अपना मौकफ दे सकेंगे जी, फिर आप खुद कुछ तजवीज़ कर सकेंगे। हमारे साथ ही रहिएगा मौलाना साहब। आप साहब अभी हमारे साथ वलीद इकबाल साहब भी हैं, उनसे भी ज़रा मौकफ लेते हैं उनका। वलीद साहब, ज़ाहिर है आप तो कानूनी मामलात बड़े अच्छे से समझते हैं, आपको क्या लगता है क्यों किया जा रहा है सब कुछ? जो तरमीम तजवीज़ की जा रही हैं ये ओवरऑल इन द लॉन्ग टर्म हमें फ़ायदा देंगी या फिर इसके पीछे पसे पर्दा कुछ और मकासद हैं जो हासिल करना चाहती है हुकूमत? जी अस्सलाम वालेकुम जी, आपको भी और आपके नाज़रीन को भी। और मैं सबसे पहले, जिस तरह आपने कहा, ये तो रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है कि ना इसका कोई ताल्लुक़ जो है अवाम की फ़लाह से है। ये जो मुजवज़ा आइनी तरामीम हैं जिनकी अभी तक शक्ल ही नहीं देखने को मिली। नंबर 2, ना कोई इससे महंगाई में कोई असर आने का जो है वो सिलसिला जो है नज़र आता है, ना ही कोई पाकिस्तान कोई बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर कोई बहुत बड़ी मार्का आरा जो है इक़दाम उठाने के हवाले से जो है वो उसकी जो है नाम रोशन होगा ये इस तरह से कि जी वो हम कर रहे हैं ऐसी कोई इनकलाबी चीज़। इसके पीछे मकसद, और जिस तरह अभी हाफिज साहब ने कहा, वो सवाल जो उठाया मेरे जहन में उसका जवाब बड़ा वो भी क्लियर है। वो यही है ना, वो उन्होंने पूछा है कि ये क्या अदलिया की आज़ादी के लिए है या अदलिया को काबू में लाने के लिए है या अदलिया को कंट्रोल करने के लिए है।
हमें जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान के तौर पर हमें जो बिल्कुल इसमें कोई इब्हाम नहीं है कि ये एक खौफजदा और जाली हुकूमत जो है ये अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए ये तरामीम जो है ये तजवीज़ कर रही है और कोशिश कर रही है कि इनको बुलडोज किया जाए, क्योंकि बुलडोज करने का मतलब और तरीका यही होता है कि आप उसको छुपा के रखें और बिल्कुल आखिरी मिनट में असेंबली में पेश करें और असेंबली को ऐसे ट्रीट करें जैसे कि वो रबर स्टैंप है कोई। और इसमें जो आपने बातें बताई, मैंने तो मुसवदा नहीं देखा, बल्कि मैं कल रात यहाँ लाहौर में किसी से मिला तो मुझे उन्होंने कहा, वो उनका ताल्लुक PMLN से था, उन्होंने कहा जी मेरे अपने घर में एक कैबिनेट मिनिस्टर और एक और कौमी असेंबली के मेंबर हैं, उन्होंने भी मुसवदा नहीं देखा हुआ। ठीक कह रहे हैं हाफिज साहब, अब पार्टी ने खुद कैबिनेट के मेंबर्स ने मुसवदा नहीं देखा हुआ। और लेकिन जो आप तफसीलात बता रहे हैं उनसे हमें वाज़ेह है ये बात कि इसको एक तो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा को के जो है सर्विस को तूल देने के लिए ये है। अगर वो इस सुप्रीम कोर्ट से 65 साल की उम्र पर रिटायर हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो असल अहम काम हैं उनको एक और कोर्ट में डाल करके उसकी एज 68 करके, तो इसका इफेक्ट यही है कि मौजूदा चीफ जस्टिस को एक एक्सटेंशन दी जाए और 3 साल और उनको वो उस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में वो सारे अहम मामलात जिनमें शामिल है कि जी 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर किस तरह फ्रॉड हुआ वो पेंडिंग है 6 माह से, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है या नहीं, ट्रिब्यूनल्स जो इलेक्शन के लिए बने हैं वो इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से बना सकती है या वो हाई कोर्ट जजों पे मुश्तमिल होंगे। ये सारी जो है असल में अदलिया की आज़ादी पर हमला है। अदलिया की आज़ादी हमारे दस्तूर, हमारे आइन की बुनियादी साख्त अदलिया की आज़ादी असल टारगेट है या फिर आप लोग? क्योंकि जितने भी मामला आपने अभी जिक्र किया इनका, वो सारे आप लोग आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी जुड़े हुए हैं, इनफैक्ट आप ही से जुड़े हुए हैं, PTI बिल्कुल ऐसा ही है जी। और मैंने जो अर्ज किया ना जी कि ये जो बड़ा अहम एक मामला है और ये टेक्निकल है कि एक हमारे आइन के 4 सुतून हैं जिनको उसका बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है या सेलिएंट फीचर्स, उसमें पार्लिमानी निज़ाम है, उसमें वफाकी निज़ाम है, उसमें हमारे आइन की जो इस्लामी शिकें हैं वो हैं तीसरा, और चौथा और आखिरी 4 सुतून है। चौथा है अदलिया की आज़ादी। ये करारदाद मकासद में और हमारे आइन के प्रियम्बल में द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी शैल बी गारंटीड। तो ये तो एक अलग मामला है कि अगर ऐसी तरामीम बुलडोज भी कर दी जाएं तो ऐसी तरामीम भी गैर आइनी करार पा सकती हैं। लेकिन बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, अदलिया की आज़ादी पे हमला है और अदलिया की आज़ादी अगर जो इमर्ज कर रही है और हम समझते हैं कि उसमें मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो हैं वो एक मुतासिब हैं शख्सियत जो बहुत बायस रखते हैं PTI के और PTI के चेयरमैन के खिलाफ। ये काजी साहब खुद, उनकी अहलिया, उनके बयानात, उनकी जजमेंट्स वो सब पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है और जाहिर है इस पे हमला करते हुए वो यही है कि जी किसी तरह से PTI को रोका जाए और अपने आप को, अपने इक़्तिदार को, जो 17 सीटें हकीकत में हैं जो कि 90 या 100 दिखाई जाती हैं, उनको वलीद साहब आपने अभी कहा कि आपका ये मानना है, आपकी जमात का मानना है कि काजी फैज़ ईसा साहब पे ज़ाहिर है आपने अभी अदम एतमाद का इजहार किया और आपने कहा इसीलिए ये सारा कुछ किया जा रहा है ताकि वो यहाँ पर मौजूद रहे। जी, और अभी अदम एतमाद का इजहार नहीं किया, ये मुसलसल करते आ रहे हैं और महीनों से करते आ रहे हैं। जिस तरह इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ रही हैं और वो एक तमाशाई की तरह देख रहे हैं, और जिस तरह से ये फ्रॉड हुआ इलेक्शन का, जिस तरह से और बहुत सी चीजें हो रही हैं जो मैंने आपको गिनवा दी हैं, और बिल्कुल यही है जी। और हम PTI उसके हिमायत याफ्ता कोई अरकान इसके हक में वोट नहीं देगा और हमारी पूरी कोशिश है और हम ये उम्मीद रखते हैं कि मौलाना को भी अंदाजा है और वो समझते हैं कि किस तारीख के हम किस अहम और नाजुक मोड़ पे खड़े हैं और किस तरह से ये पूरे निज़ाम के ऊपर एक हमला है। सिर्फ ये आपने जो एक मिसाल जो आपने ये कहा ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट्स के जजेस, ये इस तरह की अमेंडमेंट है जिसमें डिप्टी कमिश्नरों की तरह उनकी ट्रांसफर्स इधर से उधर कर दी जा सकती हैं, या पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल जिस तरह होते हैं, ये इनका पुराना कल्चर ही ये रहा है, इनकी मेंटालिटी ही यही है। PDM की जो लीडिंग जमात है, और मुझे हैरत है कि PPP जैसी जमातें इनके साथ खड़ी हुई हैं इसके अंदर, ANP जैसी जमातें इनके साथ। हाफिज साहब से पूछ लेते हैं जी, वलीद साहब, हाफिज साहब हमारे साथ हैं। मौलाना इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि मौलाना उस पोजीशन में है कि जो जिसके साथ जाएंगे बात ऑब्वियसली उसका पलड़ा भारी होगा और फिर बात आगे जाएगी या नहीं जाएगी। हाफिज साहब, मौलाना साहब से भी कल सारी डेलीगेशंस आई, तहरीक इंसाफ की भी डेलीगेशन आई और तहफ़्फ़ुज़ात जो वलीद साहब बता रहे हैं वो भी ऑब्वियसली मौलाना साहब को बताए होंगे। तो क्या सोच थी वहाँ, हमें कोई सेंस दें ताकि हमें थोड़ा सा तो एक इंडिकेशन
इंडिकेशन हो कि मौलाना इस वक्त क्या सोच रहे हैं और किस तरफ जाएंगे? आपकी जमात में ओवरऑल आम तासुर क्या है, ज्यादातर लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए अब्दुल्ला साहब, बुनियादी तौर पर तो बात होती है जजिस की मुद्दती मुलाजमत में तवसी की, यानी एक्सटेंशन की, उनकी मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन की। बुनियादी चीज मेरा ख्याल इसी पर फोकस है। फिर आप इसको देखिए कि हफ्ते को सैटरडे और संडे को तो छुट्टी होती है ना। अब क्या इमरजेंसी है कि आप रात 12 बजे तक इतवार को लगातार घंटे 2 घंटे के बाद एक के बाद दिगरे आप पार्लियामेंट की ताखीर की जाती है 11 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 8 बजे, रात 10 बजे, 12 बजे। अब ये बताइए कि आपको किसने मजबूर किया है, इतनी जल्दी क्यों है? अगर इदारे की इस्लाहात है, जजेस की इस्लाहात है, जुडिशरी की इस्लाहात है, तो स्मूथली करे, मुसवदा हवाले करे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। अब मेरी बात सुनिए कि वो गफूर हैदरी साहब कह रहे हैं कि 1 महीना चाहिए, अब 1 महीना चाहिए, उस तब तक तो में एक अर्ज कर लूं, एक जुमला, जो मुद्दत मुलाजमत में तौसीक की बात है, जजिस की एक्सटेंशन की बात है, जमीयत उलमा इस्लाम इसकी बुनियादी तौर पर मुखालफत कर रही है। इसमें जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत के साथ नहीं दे रही है। पहले मुसवदा सामने लेके आए, हम मुसवदा को देखेंगे, फिर आप हमें ये बताएंगे एक एक शिक के बारे में, एक दफे के बारे में जब आप तरमीम करना चाहते हैं, हमें कन्विंस करना होगा कि आपका मकासद क्या है, रीजंस बताने होंगे, वजूहात बताने होंगे, लेकिन आप मुसवदा दिखा नहीं रहे, किसी छुपाया जा रहा है। ये किस किस्म की कानून साजी और तरामीम है कि आप कौम से भी छुपाते हैं, अपने इत्तेहादियों से भी छुपाते हैं, MNA से भी छुपाते हैं। आपको ये 68 साल उम्र होने पे या आपकी जमात को क्या एतराज है? आपको लगता है कि ये पर्सन स्पेसिफिक तब्दीलियां हैं जो अमेंडमेंट्स की जा रही हैं? क्योंकि अगर कोई फिट है और अगर काम कर सकता है, क्योंकि जजेस रिटायर भी हो जाते हैं तो जो उनको मरात और तनख्वाह मिल रही होती है उसमें बहुत ज़्यादा कटौती नहीं होती। सो अगर वो इस काबिल हैं कि वो काम कर सकें तो फिर काम करें। देखिए अब्दुल्ला, बात है, हमें क्या एतराज़ है, हमें क्या एतराज़ है? अगर आप कानूनी जजेस, जुडिशरी और अदलिया में इस्लाहात लाना चाहते हैं, इस पर किसी को एतराज़ नहीं है, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। इदारे की इस्लाहात की तरीक़ाकार क्या होगा और उसके बुनियादी तब्दीलियाँ क्या होंगी, लेकिन ये कब आप इस पर बात कर सकते हैं अब्दुल्ला, जब मुझे पता ही नहीं है। मैं क्या बात करूं, मैं क्या, अभी तक मैंने शादी की नहीं है, आप कहते हैं कि आप बेटा देंगे या बेटी देंगे? आप बताइए, अभी तक मुसवदा हमारे सामने नहीं है। मैं आपको क्या कह सकता हूं कि मुसवदे में मैं क्या चाहता हूं? ये जो आप जमानी बात कर रहे हैं कि जराए ये बता रहे हैं, ये चीजें, जराए पे तो फैसले नहीं हो सकते। गफूर हैदरी साहब कह रहे थे कि 1 महीना चाहिए उन्हें, लेकिन 1 महीने में तो काफी देर हो जाएगी, शायद मौजूदा चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत भी खत्म हो जाए। सर 8 महीने इस हुकूमत की गुजर गई, हनीमून भी गुजर गई, 8 महीने भी हुकूमत की गुजर गई, 1 महीना और गुजर जाए तो क्या बात है? क्या 1 महीने के बाद इस्लाहात नहीं हो सकते? नहीं, वो मौजूदा चीफ जस्टिस नहीं होंगे ना शायद। हाफिज साहब, यानी बेसिकली हर चीज मंजूर हो, अगर पढ़ तो लें, आपको सारों को ज्यादातर प्रॉब्लम यही हो रही है कि ये जल्दबाजी क्यों है इतनी। अगर आप मुसवदा सामने आए, एक एक पॉइंट पे डिस्कशन हो और उसमें फिर देखेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो फिर बात बनती है। ये जल्दबाजी से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है हाफिज साहब, यही है ना? जल्दबाजी, मजबूरी जी और खुफिया तरीके पर आप जो कुछ कर रहे हैं, ये क्यों, टाइमिंग, वक्त, क्या वजह है, ये तमाम चीजें बतानी होंगी आपको, रीजंस बताने होंगे आपको। क्या हम कोई भेड़ बकरे हैं कि जहां हमें हांका जाए बस वो हमने करना है? आपको किसने मजबूर किया है हुकूमत को कि संडे को आप ये कर रहे हैं, सैटरडे को आप ये कर रहे हैं? आप तो मंडे को भी कर सकते थे, आप तो ट्यूसडे को भी कर सकते थे, वेडनेसडे को भी कर सकते थे, आपको किसने मजबूर अच्छा किया? वलीद साहब, आपको वैसे जो आईनी अदालत का क़याम है, इसके क़याम पर ही एतराज़ है या जिस तरह से चीफ जस्टिस इनके तैनात होंगे उस प्रोसीजर पे एतराज़ है, या आप समझते हैं कि कोई आईनी अदालत अलग से होनी नहीं चाहिए?
नहीं जी, इस सारी स्कीम जो इस तरह से बनाई गई है इसके ऊपर एतराज़ है, क्योंकि यही अदलिया की आज़ादी पर हमला है। और फिर मैं हाफिज साहब की बात की तायद करता हूँ कि इसमें आज करने की जल्दी क्या है, नवंबर की यकम को क्यों नहीं कर लेते? नवंबर की यकम को ये प्रोसेस शुरू करें और दिसंबर की 31 तक इसको ख़त्म कर दें। 2 महीने पूरा डिबेट हो। आईनी तरमीम एक बड़ा संजीदा मामला होता है, उस पर डिबेट हो, उस पर इनपुट आए, गवर्नमेंट ऑपोजिशन सारे मिलकर उसे कर लें। लेकिन कोई उसमें ऐसी बात तो हो, ये तो हमें इसका इल्म ही नहीं हो रहा। और ये इसको मुलतवी ना करना या इसको 1-1.5 महीने की प्रोसेस में ना डालना इस बात की निशानदही करता है कि ये पर्सन स्पेसिफिक है। ये चाह रहे हैं कि जस्टिस काजी फैज ईसा के जो है सर्विस को तूल मिले। और इसमें एक अहम, बल्कि मैं 2 बातें जरूर करना चाहूंगा इससे पहले कि हमारा वक्त खत्म हो जाए। नंबर 1 कि अब वकला की तंजीमें भी इस पर खड़ी हो रही हैं और वो भी एतराज कर रही हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के 4-6 अहम मेंबर्स ने एक मरासला जारी किया है। दूसरा, जस्टिस काजी फैज ईसा के अपने वकला मुनीर मलिक साहब और फैसल सिद्दीकी साहब ने भी जारी किया है और उनसे अपील की है कि आप बाइज्जत तरीके से खुद दस्तबरदार हो जाएं जब आपके रिटायरमेंट का दिन आता है। हम 26 अक्टूबर से जस्टिस वकला की तंजीमें भी इस पे आवाज उठा रही हैं। लेट्स सी क्या होता है। वक्त हमारे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहब, आपका आप सब बहुत शुक्रिया। अभी ब्रेक लेंगे, फौरन वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। वेलकम। अच्छा जी, ज़रा हेल्थ स्केयर्स थोड़े से हो रहे हैं, उसके हवाले से बात कर लेते हैं। इत्मीनान की बात तो वैसे इसमें यह है कि एयरपोर्ट्स पर भी एमपॉक्स की स्क्रीनिंग को संजीदा लिया जाने लगा है और शायद इसी का नतीजा है कि एमपॉक्स के मुश्तबा केसेस की शनाख्त भी होने लगी है। और कराची एयरपोर्ट्स पर एक ही दिन में एमपॉक्स के 3 मुश्तबा केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। ये वैसे दिस इज़ कंसर्निंग। और तीनों मरीजों को इन्फेक्शन जो है वो डिजीज़ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। और ऐसी इतलात भी मिली हैं कि एक मुश्तबा केस का टेस्ट नेगेटिव आ गया है, जिससे जल्द जो है वो आई थिंक डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा वहाँ से। बट एटलीस्ट अब कुछ सर्वेलेंस जो है वो मजबूत हुई है आफ्टर वी स्पोक। ये जो मुसाफिर कराची के रिहायशी है, सिविल एविएशन हुक्काम का दावा है कि गुज़श्ता माह कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 1,46,722 मुसाफिरों का मुआयना किया गया है। सरहदी सेहत की सर्विसेज के स्टाफ की तादाद को बढ़ा दिया गया है। डॉक्टर्स की तादाद 1 से बढ़ाकर 2 कर दी गई है, जबकि मेडिकल असिस्टेंट्स जो हैं उनकी तादाद भी 5 से 10 कर दी गई है। ये संजीदा इक़दाम काबिल तारीफ़ हैं। हर बैनुल-अक़वामी परवाज़ के बाद इमिग्रेशन और बैनुल-अक़वामी लाउंज को दिन में 2 से 3 बार डिसइंफेक्ट भी किया जा रहा है। बिल्कुल ये भी हो रहा है। अच्छा, शवाला असलम नुमाइंदा जियो न्यूज़ कराची हमारे साथ है। पहले तो इन 3 केसेस के बारे में बताएं, जो कि एक बताया जा रहा है कि नेगेटिव उसमें से आया है, लेकिन ये बाकी केसेस कहाँ से ये फ्लाइट्स आ रही थी, ये कौन लोग हैं और इनको किधर क्वारंटीन किया जा रहा है? जी देखें, WHO की जानिब से चूँकि ग्लोबली एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है जो मंकी पॉक्स के हवाले से नाफिज कर दी गई है। पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन अच्छी खबर एक ये भी है कि सिंध भर में, कराची समेत सिंध भर में अब तक जो कोई कंफर्म केस है वो रिपोर्ट नहीं हुआ है। अलबत्ता अगर हम सस्पेक्टेड केसेस के हवाले से बात करें तो 2 रोज़ पहले ही जो सस्पेक्टेड केसेस थे, जो बैरूनी ममालिक से आने वाले लोग थे, जो मुसाफिर थे, उनमें 3 लोगों में जो मुश्तबा अलामात थे मंकी पॉक्स के वो पाए गए थे, जिसके बाद उनको फौरी जो सिंध इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल है वहाँ मुंतकिल किया गया था। एक मरीज़ जो था उसमें से उसको उसी वक्त डिस्चार्ज कर दिया था क्योंकि उसमें कोई वैसे नहीं थे अलामात जो मंकी पॉक्स के हों। उसके बाद जो 2 लोग थे उनको 24 आवर्स आइसोलेशन में रखा था, आइसोलेशन यूनिट में रखा था। और उसके बाद जो उनकी रिपोर्ट्स हुई थी तो उनकी रिपोर्ट्स भी 24 आवर्स बाद नेगेटिव आई हैं। तो लिहाजा उनमें से जो एक था वो, क्योंकि सिमिलैरिटीज़ ये आती हैं कि मंकी पॉक्स जो है वो जो उनके जो ब्लिस्टर्स, जो उनके जो दाने होते हैं वो बिल्कुल स्मॉल पॉक्स की तरह होते हैं, चिकन पॉक्स की तरह होते हैं। तो लिहाजा वो जो एक मरीज़ था वो चिकन पॉक्स का ही था, जिसको ये सस्पेक्ट किया जा रहा था कि वो शायद मंकी पॉक्स का है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी जो ख़तरा है वो ज़ाहिर है, क्योंकि बैरून ममालिक से जो फ़्लाइट्स हम यहाँ पर आ रही हैं तो सस्पेक्टेड जो केसेस हैं वो हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले भी जो एक और केस था वो सस्पेक्ट था, उसको भी इसी तरीके से सिंध इन्फेक्शियस डिजीज़ हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, लेकिन उसमें भी अल्लाह का ये शुक्र था कि वो नेगेटिव ही आया था। अच्छा शवाला, ये बताएं कि जब ये स्क्रीनिंग हो रही होती है एयरपोर्ट्स पे और हम कुछ ऐसे विजुअल्स भी देख रहे हैं, तो क्या बस हाथों पे दाने ढूंढे जा रहे हैं या कोई टेम्परेचर टेस्ट होता है, कुछ और भी होता है? एग्जैक्टली क्या वो देख रहे होते हैं पैसेंजर्स में? अच्छा
देखिए उस वक्त जो इनिशियली है वो तो स्क्रीनिंग की जा रही होती है और उस वक्त कोई इतना ज़्यादा, क्योंकि जो कंफर्म्ड है वो सिर्फ रिपोर्ट से ही हो सकता है कि वो चीज़ जो केस है वो कंफर्म है भी कि नहीं, तो लिहाजा वहाँ पर जो कुछ सिम्टम्स होते हैं इसके 2 फेजेस हैं। मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो मंकी पॉक्स है इसका जो फेज़ 1 है वो ये है कि शदीद बुखार होता है, इसमें जिस्म हाथ में दर्द होता है, बैक पेन है, गुदूद की सूजन है, ये इसके अर्ली सिम्टम्स हैं। और अगर किसी में ये सिम्टम्स पाए जाते हैं तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसको मंकी पॉक्स का जो केस है वो कन्फर्म्ड आए। बट हम ये देख रहे हैं कि एयरपोर्ट्स पर जितने भी मुसाफिर आ रहे हैं उनमें अगर थोड़ी बहुत भी रैशेस हैं या फिर चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स जैसे कुछ अलामात आ रहे हैं तो उनको फौरी जो है वो मंकी पॉक्स में के लिए उनको टेस्ट करवाने के लिए, तो ये एक तरीके से बेहतर भी है ताकि जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो हो जाए और उसके बाद फिर ये डिसाइड किया जाए कि वेदर वो कंफर्म्ड है या फिर वो नेगेटिव है। तो इसी तरीके से वहाँ पर जो इंतजाम है एयरपोर्ट पे भी हम देख रहे हैं कि इंतजाम किए जा रहे हैं, जो तिबी अमला है वहाँ पर वो भी बढ़ा दिया गया है, डॉक्टर्स की तादाद वहाँ बढ़ा दी गई है, सेफ्टी को इंश्योर वहाँ पर भी किया जा रहा है। और उस तरीके से फिर जब ये हॉस्पिटल्स मुंतकिल होते हैं तो मैं आपको ये भी बताऊँ कि हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी बाकी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनको भी हिदायत की गई है, एडवाइजरी जारी की गई है कि यहाँ पर भी जो आइसोलेशन यूनिट्स हैं उनको कायम किया जाए ताकि जो है वो मरीजों को कहीं पर भी ऐसी जगह मुंतकिल किया जाए जहाँ वो पूरी तरीके से आइसोलेट हो सकें अगर कि उनको ये चीज़ कन्फर्म्ड आती है मंकी पॉक्स की। मैं यहाँ पर एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि WHO ने 2 तरह के इसको वेरिएंट में डिवाइड किया है मंकी पॉक्स को, एक क्लेड 1 है और एक क्लेड 2 है। तो पाकिस्तान को अभी फिलहाल क्लेड 2 के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं, क्लेड 1 का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ और क्लेड 1 ही डेडली है, वही इन्फेक्शियस है और वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पिरेटरी ऑर्गन को मुतासिर करता है। तो अच्छी खबर यही है। और इसके साथ ही वैक्सीन के हवाले से अगर बात करें तो वो भी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि माजी में भी इस तरीके का कोई बराह रास्त खतरा पाकिस्तान को, खुसूसन कराची को भी नहीं रहा है। नहीं तो क्या प्रोक्योर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब तो केसेस आना, देयर शुड बी सम अमाउंट ऑफ वैक्सीन अवेलेबल इन द कंट्री। अब WHO ने ये वैक्सीन को इंश्योर भी किया है कि वो वैक्सीन जल्द लोगों तक पहुंचाई भी जाए। जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो वैक्सीन मौजूद भी है, बट हमारे यहाँ इसको जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है उसी से ट्रीट किया जाता है और काफ़ी हद तक वो सूटेबल भी हो जाती है इसके लिए। लेकिन उसके बावजूद भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो भी इंश्योर कर रही है कि यहाँ पर जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल किए जाएँ कि खुदा ना ख्वास्ता कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, क्योंकि एक इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। बड़ा इंटरेस्ट बताया है कि 2 एग्जाम भी हैं इसकी, लेकिन जस्ट अ थॉट कि यहाँ से लोग अगर बाहर भी ट्रैवल कर रहे हों उनकी भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, जो बाहर से लोग पाकिस्तान भी आ रहे हैं उनकी वहाँ भी स्क्रीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि जहाज़ में एक इनक्लोज एनवायरनमेंट में भी इन्फेक्शन फैलने के बहुत चांसेस होते हैं। सो पीपल शुड नॉट बी अलाउड टू ट्रैवल एट ऑल। मतलब वो ये नहीं कि जी अपने घर जा रहे हैं वहीं जाके उनको हो तो बात है, उधर से भी चढ़ने अगर पता चल जाए, अगर इस किस्म की स्क्रीनिंग हर जगह हो फॉर इनकमिंग पैसेंजर्स, फॉर आउटगोइंग पैसेंजर्स, तो फिर मेरा ख्याल है ज़रा बेहतर किया जा सकता है। वरना आई एम जस्ट थिंकिंग कि आप जहाज़ में बैठे हुए हैं, इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सारे सीटें होती हैं, आप जहाज़ के क्रू से बातें कर रहे हैं, मतलब हाथ लग जाता है, कोई कटलरी क्रॉकरी इस किस्म की चीज़ें शेयर हो रही होती हैं, कुर्सियों पे हाथ लग रहे होते हैं जहाज़ की, तो फिर जाने ही नहीं, बैठने ही नहीं देना चाहिए। तो लिहाजा जब जहाज़ पे चढ़ भी रहे हो उससे पहले भी पूरी एक स्क्रीनिंग होनी चाहिए, वो शायद ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत। ब्रेक लेंगे, वापस आ रहे हैं थोड़ी देर में। अच्छा जी, अमेरिका में क्या हो रहा है? अमेरिका में बहुत कुछ हो रहा है। आपको पता है कि उनके इलेक्शंस तो हैं इस साल नवंबर में, लेकिन उससे पहले थिंग्स आर रियली हीटिंग अप। और आपको बताएं कि रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर एक और कातिलाना हमला हुआ। इसकी हम बात कर रहे हैं। फ्लोरिडा में वेस्ट पाम बीच के गोल्फ क्लब के नज़दीक फायरिंग हुई और वाकया जो है वो अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की गोल्फ क्लब से वापसी के वक्त पेश आया। FBI ने वाकये को ट्रंप के कत्ल की कोशिश करार दे दिया है और पाम बीच के कानून नाफिज करने वाले एहलकार का कहना है कि ट्रंप बंदूक बरदार शख्स से 400 से 500 गज के फासले पर थे और फिर चल पड़ी गोली। हुकाम को AK-47 किस्म का हथियार मिला है। फायरिंग करने वाले की शनाख्त रायन वेजले के नाम से कर ली गई है। सीक्रेट सर्विस ने हिफाजती इक़दामात के तौर पर फायरिंग की और ट्रंप ने कहा कि मैं महफूज और बिल्कुल ठीक हूँ और इस किस्म के वाक़यात मेरे हौसले पस्त नहीं कर सकते, मैं हथियार दूसरी बार नहीं डालूंगा। 2 माह पहले 13 जुलाई को रियासत पेंसिल्वेनिया की रैली में ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ था, जो लिटरली गोली उनके कान को छू कर गुजर गई थी। सो ये सब कुछ हुई। हाउ हैपनिंग, इस पे एक मूवी बन जाएगी, बनना स्टार्ट हो गई होगी। अच्छा, लेट्स टॉक
क्रिकेट, और आपको पता है कि चैंपियंस कप जो है वो बिल्कुल हो रहा है फैसलाबाद में, और चैंपियंस कप से नए स्टार्स जो हैं वो अपनी चमक दमक दिखा रहे हैं, और बास नौजवान अपनी मुतासिरकुन परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब भी रहे हैं। लेकिन चैंपियंस कप में शरीक खिलाड़ियों की मजमूई फिटनेस पर सवालात जो हैं वो बिल्कुल उठ रहे हैं, और आपको पता है फिटनेस हमारा क्रिकेट का नंबर 1 इशू उभर के सामने आया है। चैंपियंस वनडे कप में हदफ का ताकुब करने वाली टीमें मुसलसल हार रही हैं। Did you notice that? Which is so true. जो पहले बना जाते हैं वो बना जाते हैं, और फिर स्कोर जब 300 से ऊपर चला जाता है तो अगली टीम जब आती है they just collapse. आई गेस उनको इतना बड़ा वो पहाड़ नजर आ रहा होता है कि हम कहाँ पहुंचेंगे, इतना बड़ा तो स्कोर भी नहीं था। But it's 50 overs, तो उन्होंने बना लिया, तो आप भी बना ही सकते हैं। लेकिन डॉल्फिन्स की हार के बाद से बैटिंग करने वाली टीम की शिकस्त की हैट्रिक मुकम्मल हो गई है एक्चुअली, और शादाब खान की पैंथर्स ने सऊद शकील की डॉल्फिन्स को 50 रन से हराया। समझा जा रहा था कि यह सिलसिला रुक जाएगा, जब कल के मैच में सूरत हाल ये बनी कि जहां मारखोर सिर्फ 230 रन पर ऑल आउट हो गए, लेकिन स्टैलियंस से ये भी चेज नहीं हुआ। सोचे 105 पर सब ढेर हो गए, तो उधर ये चल रहा था। सो इट्स गोइंग टू बी अ क्वेश्चन के वैसे ही एक्सरसाइज इनवेरिएबली अच्छी ही होगी। पता चल गया है कि ये ओडीआई के लिए तो शायद बिल्कुल ही फिट नहीं है। चैंपियंस कप के अब तक के मैचेस बता रहे हैं कि जो टीम, जिस तरह हम आपको बता रहे हैं, पहले बैटिंग करती है जीत उसी का मुकद्दर बनती है, और वही जीत जाते हैं, और अगले जो है वो चेज़ नहीं कर सकते। माहिरीन समझ रहे हैं कि फील्डिंग के बाद पहली टीम खासी थक जाती है, और T20 फॉर्मेट की क्रिकेट ने मजमूई तौर पर खिलाड़ियों का स्टेमिना जो है अब वो मुतासिर किया है। अगर ये हो रहा है कि 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद अगलों से बैटिंग नहीं हो रही, तो फिर तो मतलब 50 ओवर से एक ठीक ठाक चैलेंज बन चुके हैं। ठीक है हुमा, लेकिन अभी टेस्ट में हम क्या, फिर तो हम अल्लाह माफ बेहोश हो जाएंगे फिर उसके बाद। अरसे से हम यही कह रहे हैं कि अब हमारी जो टीमें हैं ना वो लिटरली 2020 के लिए बन रही हैं, और इससे ज्यादा 21 भी करा लो तो नहीं होगा, और वो चीज हमारे टेस्ट में भी नजर आती है, और अब ये पूरा ओडीआई जो है शर्म की बात है। सॉरी अगर तो ये वजह है, अब पता नहीं, ये तो हमने खुद ही डिटरमिन किया। नहीं, हमने खुद ही डिटरमिन नहीं किया, बार बार ये चीज हो रही हो तो ये चीज उभर के सामने आ जाती है ना। ठीक है जी। लायंस के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने ढके छुपे अल्फाज में इसका एतराफ किया, एक्चुअली जिस तरह से उन्होंने किया, ये सुन ले। ये तो मेरा भाई बात है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करना है तो अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। और आपको पता है ना कि बांग्लादेश के खिलाफ जो अभी टेस्ट हुआ था उसमें भी इन दी एंड स्टेमिना की बात एंड में आके जो हमें वजह बताई थी वो ये कि हम फिट नहीं है। चलो जी, फिर इसी पे बात कर लेते हैं। मतलब फिजिकली फिटनेस तो आपकी नजर आ ही रही है, लेकिन मेंटल फिटनेस पे भी कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं। ये तो शाहीन ने जो बात की है, इसी को जरा कंटिन्यू करेंगे हमारे डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर फैजान लाखानी, जो कि हैं फैसलाबाद में मौजूद और इस टूर्नामेंट को सामने से फ्रॉम द फ्रंट सीट कवर कर रहे हैं। थैंक यू फैजान फॉर बीइंग विद अस। फैजान, अभी हम ये बस हुस्न महज इत्तेफाक है कि जो पहले बैटिंग करके रन बना ले उसके बाद वाली टीम नहीं चेस कर पाती, या आपने भी ऐसा फील किया कि उनका साथ नहीं दे रही कंडीशंस? देखिए, ये चीज तो कल भी इनफैक्ट सलमान अली आगा से सवाल भी ये किया था कि अंडर लाइट्स से क्यों प्रॉब्लम हो रही है चेस करने में, तो उन्होंने ये कहा कि सेकंड इनिंग में बॉल थोड़ा ज्यादा मूव हो रहा है, बट यार है आज यहाँ थ्रू आउट दिन का मैच है, तो आज अंदाजा होगा कि ये क्या अंडर लाइट्स खेलने का इशू है, मौसम की कंडीशन का कोई इशू है, या वाकई में वो बात है जो अब से कुछ देर पहले आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि दूसरी इनिंग के लिए फिट ही नहीं है, थक जाते हैं 50 ओवर फील्डिंग करने के बाद। फैजान, हम ये बात इसलिए भी कर रहे हैं, ये अंडर लाइट जी फैजान, इसलिए भी हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि पिछले टेस्ट में भी ये बात उठी थी। जब बांग्लादेश पाकिस्तान का टेस्ट हो रहा था तो स्टेमिना, फिटनेस, ये सारी बातें तब भी हुई थी। वो टेस्ट था, ओके फाइन, अंडरस्टैंड कर लिया हमने। अब हम ओडीआई में आ गए। अगर एक दिन में अगर आप चेज नहीं कर पा रहे और कंसिस्टेंटली यही हो रहा है, हर टीम का यही हो रहा है, तो फिर तो ऑब्वियस सी बात हो गई। देखिए बिल्कुल ये चीज तो इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि हम इतनी ज्यादा T20 क्रिकेट खेल कर हम थोड़े से लंबे फॉर्मेट की शायद आदि ही नहीं रहे। काफी अरसे बाद ही 50 ओवर की क्रिकेट पाकिस्तान के प्लेयर्स यहाँ पे खेल रहे हैं, तो उसका इफेक्ट शायद उनके जहनों पे डेफिनेटली यहाँ पर होगा, क्योंकि वो उसी जहन के साथ, अगर आप डॉल्फिन्स वाला मैच भी आप देखें जो वो चेस करते हुए हारी है यहाँ पे परसों फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में, तो उनको भी यही लग रहा था कि वो चेस करने जा रहे थे बट मिस हिट कर रहे थे। वो छक्के चौक, मतलब वनडे में आप सिंगल डबल की तरफ भी जाते हैं, आप गैप्स में भी शॉट्स खेलते हैं,
बट वो ऊंचे शॉट्स खेलने के चक्रों में और वो बाउंड्रीज पे कैच आउट हो रहे थे, तो हाफ एट फैजान, थैंक्स टू आवर इंटरनेट कनेक्शंस दीस डेज आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू अगेन। फिर सारी वहीं आ गई। अब्दुल्ला डिस्कनेक्ट करके दोबारा कर लें, एक दफा कॉल मिला लें, क्योंकि हम परफॉर्मेंसेस की बात कर लें, इंडिविजुअल्स। लेकिन एक सेकंड, एक टू कंक्लूड के फैजान से बात क्या हो रही थी, तो फिर बात किस्मत पे आ गई। जो टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लेगा ना और अपने स्कोर बना लेगा, तो उसका चांस जो है वो, फिर आपकी कारकर्दगी, आपकी परफॉर्मेंस, आपके टैलेंट वाले पे बात नहीं है, फिर तो फिर इस पे मैं जिंदगी में पता है क्या समझता हूँ, लिटरली अगर आप जिंदगी में हर चीज किस्मत पे नहीं डाल सकते, किसी भी तरह अगर आप ये अपने जहन में बिठा लें कि आपके साथ जो भी हो रहा है, हाँ 20% तो किस्मत का अमल दखल हो सकता है, द रेस्ट ऑफ द 80% इज यू, वो भी नहीं है, इज यू। नहीं, बेसिकली चलो हमने उतना उसको दे दिया और बाकी तो हमारी फिटनेस तो है ही नहीं, तो बाकी हम उसके खाते में डाल देते हैं। बाय द वे, एज वी स्पीक, और ये आप देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन, ये मैच जो है ये चल रहा है, का मैच जारी है, 31 पर 3 आउट हो चुके हैं। So ये सारा कुछ आप देख सकते हैं ऑन जियो सुपर। अच्छा फैजान, जो टीमें जीत रही हैं या जो नहीं भी जीत रही हैं, उनमें इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात कर लें। हम बैटर्स की परफॉर्मेंसेस की पहले भी बात कर चुके हैं। कोई ऐसे प्रोमिनेंट नाम हमारे सामने आ रहे हैं हु कैन कंट्रीब्यूट टू पाकिस्तान क्रिकेट लेटर। बॉलर्स में बात करें, कोई स्पिनर की हमें तलाश थी, आपको पता है बड़े अरसे से हमारा मसला था। सो वुड यू लाइक टू मेंशन अ फ्यू नेम्स? देखिए, मेहरान मुमताज एक आपके पास परफॉर्म करते आ रहे थे कि जिस तरह हम पिछले बार भी जब आपके शो में मौजूद था तो मैं बता रहा था कि इस टूर्नामेंट में वही प्लेयर्स है जो पिछले 2-3 साल से परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो फिल्टर होकर यहाँ पे जो बेस्ट परफॉर्मर्स है वो इस इवेंट में मौजूद है। तो यहाँ पर सबसे अच्छे परफॉर्मर, मैं गुज़िश्ता रोज कल फहीम अशरफ का इंटरव्यू कर रहा था तो उन्होंने भी ये बात यहाँ पे बड़ी मेंशन की कि नौजवान खिलाड़ियों के लिए बड़ा अहम है कि इस टूर्नामेंट में वो परफॉर्म करके नजरों में आ सकते हैं। इसी तरह मेहरान मुमताज ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है, अब्दुल समद एक अच्छे टैलेंट के तौर पर सामने आए, उस्मान खान जो T20 में खेल कर आगे आए थे, वनडे में भी उन्होंने एक सेंचुरी स्कोर की। तो धीरे धीरे ऐसे लड़के मिल रहे हैं जो आपको आगे जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट अगेन सवाल, क्वेश्चन मार्क वही होता है कि हम उन प्लेयर्स को कितना मौका देते हैं आगे जाने का। हाँ, ये बड़ा पुराना सवाल है। अच्छा फैजान, अब हमें क्या, चूंकि हमें अपने इश्यूज भी नजर आ रहे हैं, हमेशा नजर आ रहे थे लेकिन अभी भी उभर के सामने आ रहे हैं, तो चैंपियंस कप की तरह कोई हमें ऐसा क्रिकेट का सिलसिला नहीं स्टार्ट करना चाहिए फॉर टेस्ट, ताकि हम उसकी भी तैयारी साथ साथ पकड़ें आगे। इंग्लैंड के साथ भी हमारा टेस्ट है पूरा, क्योंकि ओडीआई में तो हमने देख ही लिया, वी नीड अ लॉट ऑफ वर्क, बहुत कुछ काम होने की जरूरत है। 30 दिन से कम वक्त रह गया है कि हमारी रेड बॉल टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। अब उसके लिए भी गियर अगेन स्विच करना पड़ेगा पाकिस्तान के प्लेयर्स को। तो मैं तो ये चाह रहा था, या मेरी ख्वाहिश ये थी, या आइडियली शायद होना भी ये चाहिए था, ये जो विंडो थी इसमें 4 डे क्रिकेट हो जाती ताकि अगली टेस्ट सीरीज के लिए प्लेयर्स को तैयारी मिल सकती थी। बट ये वनडे को हम थोड़ा सा आगे भी कर सकते थे, क्लोजर टू चैंपियंस ट्रॉफी भी कर सकते थे, ताकि वनडे के बड़े अहम टूर्नामेंट से पहले प्लेयर वनडे के इसमें लिस्ट में आ जाते। अब बहरहाल पीसीबी ने स्टार्ट कर दिया है, होना रेड बॉल चाहिए था, व्हाइट बॉल हो रहा है। प्लेयर्स आई होप के इससे सामने आए और उनकी डेवलपमेंट का सिलसिला जारी रहे। और ये भी एक चैलेंज हमारे प्लेयर्स के लिए होगा अगेन कि गियर फिर से स्विच करना होगा। आपने 2 मैचेस रेड बॉल की टेस्ट सीरीज खेली बांग्लादेश से, अब उसके बाद वापस वनडे के गियर में आप आ रहे हैं, फिर अगेन आपको स्विच करना पड़ेगा अपना। ये तो प्लानिंग का फुकाना है वैसे, सॉरी, लेकिन ये प्लानिंग बेहतर होनी चाहिए थी पहले से ही। फैजान, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, कल रात आपने व्हाट वाज द लास्ट थिंग दैट यू वॉच्ड एज इन बिफोर गोइंग टू द बेड? क्योंकि इतना हमें समझ नहीं आ रहा, हमने सुबह शो करना है, हम कहाँ तक देखें कहाँ तक ना देखें। फिर अयाज ने हमें जब बताया ये कि भाई अब वफाकी काबीना का इजलास ही मुलतवी हो गया, तो फिर हमने कहा अच्छा जी अब तो कल ही होगा जो होगा। सो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन फिर हम सुबह से ये बातें भी कर रहे हैं, आपको पता है कि मुसव्विदा भी अब सामने आ गया है। अब जब जियो न्यूज़ के पास मुसव्विदा है तो फिर बाकी जिन लोगों से गुफ्तगू हो रही है उनके पास क्या मुसव्विदा? क्योंकि हाफिज हमदुल्ला हमारे साथ अभी पिछले घंटे में थे और उनका कहना था वो मुसव्विदा हमें वर्बली तो बताया गया लेकिन हाथ में कोई पेपर नहीं था। वेरेज हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स के पास वो मुसव्विदा जो है तो शिराजी जो कल भी इन मामलात को कवर करते रहे हैं, फिर अयाज अकबर यूसुफ सही, थैंक यू अयाज, बता दीजिए। सो आज भी जैसे कल सुबह, दोपहर, शाम, रात और फिर आज आपको लगता है कोई पेशरफ्त हो सकेगी? सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा ने हमें ज्वाइन किया। उमर, आपसे अभी बात करेंगे। अयाज, आप बताएं पहले।
जी बिल्कुल अब्दुल्ला, देखें इसमें कल सारा दिन ही आपको पता है हमने तमाम मामलात को रिपोर्ट किया और यूँ लग रहा था कि अभी कुछ मामलात सुलझ जाएंगे और अब ये तकरीबन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लेकिन रात गए तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ। आज अगर मैं कल की कंक्लूजन के बाद अगर आज बात करूं तो आज मुझे ये लग रहा है कि कल मौलाना जब स्पेशल कमेटी के अंदर गए थे तो उसके बाद मौलाना ने कहा था कि हम ये चाहते हैं कि इस बिल को आप तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुसद्दे को शेयर करें, इस पे बहस हो और बहस होने के बाद किसी एक कंक्लूजन की तरफ आए और अगर इसको पास करना है या मंजूर करवाना है तो तमाम लोग ऑन बोर्ड हों। क्योंकि पहले भी उनका ये मौक़िफ़ था कि किसी फर्द वाहिद के लिए लेजिस्लेशन ना हो, जिस पर हुकूमत एग्री है कि वो हुकूमत भी ये कह रही है कि हम किसी एक शख्स के लिए या किसी एक पोजीशन के लिए सारा कुछ नहीं कर रहे, ये कलेक्टिवली बैसाखी जमहूरियत से लेकर अब तक ये तमाम चीज़ें थी जो पाइपलाइन में थी, इसको करना था और अब हुकूमत चाहती है कि चीज़ें फाइनली हो जाए। मेरी इतलात के मुताबिक अभी इसके ऊपर कोई बहस होनी है, इसके ऊपर अगर आप ये कहें आज अभी तक कोई ऐसी हमारे पास इतला नहीं है कि आज इस बिल ने इसका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जैसे कि हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस प्रोसेस स्टार्ट ही वफाकी काबीना के इजलास से होना है, लिहाजा अभी तक कोई हमें आसार नजर नहीं आ रहे, लेकिन यू नेवर नो, किसी वक्त ब्रेक थ्रू आ सकता है। हम भी इसी कोशिश में होंगे कि आज कोई ना कोई इसके अंदर कोई ऐसी डेवलपमेंट हो और हम इसको रिपोर्ट करें, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक काबीना के इजलास के हवाले से कोई फैसला नहीं हुआ, ना ही जो काबीना डिवीजन काबीना सेक्रेटरी ने तमाम कैबिनेट मेंबर्स को कोई इतला दी है कि वो स्टैंड बाई रहे, आज मीटिंग हो सकती है। हुकूमत तो चाहती है कि अभी हो जाए, 5 मिनट बाद हो जाए, 10 मिनट बाद हो जाए, घंटे बाद हो जाए, लेकिन कोई आसार इस वक्त नजर नहीं आ रहे और लगता यूं है कि ये आज का दिन भी मोस्ट प्रोबेबली इसी डिस्कशन के हवाले से गुजर जाएगा कि इस बिल के ऊपर मुसद्दे के ऊपर हमें मुशावरत करनी चाहिए और इसको तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाना चाहिए। ये बात उमर से भी ये पूछना है कि अगर तो ये ऑलरेडी इन द पाइपलाइन था, जो कह रहे हैं जी वफाकी जमहूरियत से बात चली आ रही है, अभी तक हुआ नहीं था, अब हो जाना था, लेकिन कल ही रात को 12 बजे तक क्यों होना था या अभी भी वो इमरजेंसी क्यों है? अगर ये चीज़ इतने अरसे से हो ही रही थी तो इस पर फिर एक डिस्कशन कराएं, अब इतना टाइम लग ही गया तो मजीद टाइम लगा दें। व्हाई सच हरी उमर? देखें, इनमें एक तो ये पिछले 2 दिन से इन्होंने इतना शोर मचाया हुआ है कि पता नहीं शायद आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, और इससे इनकी तैयारी का भी अंदाजा होता है कि लोगों को बता के कि हमारे पास नंबर पूरे हो गए हैं और आखिरी दम तक, आखिरी लम्हे तक ये कोशिश करते रहे हैं कि मौलाना को मना लें। और मौलाना के पास भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, उनका भी दिल करता है कि वक्त इधर थम जाए और ये बार बार मेरे इधर दर के चक्कर लगाते रहें। तो मुझे नहीं लग रहा इनके से इनकी ओवरऑल नाअहली साबित हुई है। और जो लोग ये बात करते हैं ना जी कि ये बिल किसी और जगह से आता है या सारी चीजें वो कर रहे हैं, अगर इसको तसव्वुर कर लिया जाए, मान भी लिया जाए, वो भी ये सहल होते तो ये चीजें हो चुकी होती हैं। इसका मतलब है कि चीजें इनके कंट्रोल में नहीं है और इनके जो ज्यादातर प्लान है बड़े हाफ बेक प्लान है और पिछले 2 दिन में यही बात यहाँ हुई है। बाकी ये है कि जो आपका सवाल है कि ये इतनी जल्दी में क्यों है, मेरे ख्याल है कि एक चूंकि ओवरऑल एक अदारों के दरमियान भी अदम एतमाद की फजा तो मौजूद है, जुडिशरी के दरमियान और एग्जीक्यूटिव के दरमियान। अगर ये इनके दरमियान कोई डायलॉग हो रहा होता तो आज शायद बिल की नौबत ना आती। अब यही जो बिल भी इसी तनाजर में आ रहा है और अब जो है इन्हें ये फिक्र थी कि छुट्टी के दिन हम कर लेते हैं कि कोई सुप्रीम कोर्ट कोई आगे को पिटीशन लेकर ना चला जाए, कि कोई सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई आर्डर जारी कर दे, कोई इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर दे, कोई ना कोई, नहीं था कि ये 1-2 दिन इनके लिए बड़े एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि उस दौरान हम करने, वो नहीं कर पाए। तो मुझे नहीं लगता कि आज भी ये कुछ कर पाएंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि ये मामला अब लटक जाएगा। और जो मौलाना बात करते हैं कि कंसेंसस किस चीज का होगा, जितना एक तकसीम ज़दा हमारा मुआशरा है या सियासत है तो उसमें जो एक की जीत है वो दूसरे की हार है, ठीक है। तो ऐसी कोई दरमियानी रास्ता अगर ये तलाश कर पाते तो ये बिल लाने की इन्हें क्या जरूरत, ठीक है। तो बिल तो इनकी तरफ से देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं तो चीफ जस्टिस पे उन्होंने अभी भी बात करके अपने एतराज़ का इजहार किया। वलीद इकबाल साहब हैं हमारे, उन्होंने कहा जी वो तो बायस्ड है हमारे लिए और उन्हीं को एक्सटेंशन देने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। ये कैटेगोरिकली अभी कह के गए हैं वो। हैदर शीमा साहब आपके पास आना है हमने, इसके और भी असरात क्या होंगे क्या नहीं होंगे, या होगा भी या नहीं होगा वो पूछेंगे आपसे। लेकिन हैदर, जाहिर है अभी हमारे साथ हाफिज़ अब्दुल्ला थे, कह रहे थे कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, लेकिन कल सबकी दौड़
मौलाना के घर तक ही थी। कौन ज़्यादा हौसला अफजा आपको लगता था? चेहरे के तासुरात किसके ज़रा ज़्यादा प्लेजेंट होते थे जब ये लोग बाहर निकलते थे, या हर किसी को तसल्ली देकर भेज रहे थे मौलाना साहब भी? हैदर, आपका शायद माइक, आप म्यूट पे हैं, आप, हम पता चल रहा है कि आप हमें बता रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही थी। जी अब सही हो गया। जी हैदर, देखिए, पार्लियामान की अगर बात कीजिए तो मायूसी कुफ्र है, और पार्लियामान में अगर कल जो मामलात हुए इससे एक उम्मीद नज़र आई है कि एक हफ्ते कबल तक पीटीआई किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वो जो इजलास बुलाया गया था उसमें मौजूद थी, और रह गई बात ये कि इसमें मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादी हुकूमत या मौलाना या किसी की शिकस्त या फतह हुई है, ऐसा हमें बिल्कुल या मुझे बिल्कुल ऐसा नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के साथ जो गुज़श्ता शब मुलाकातें हुई हैं उसके बाद कुछ चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान इस सियासी इन मामलात को, आईनी तरमीम के मामलात को अपनी सियासी नज़र से देखते हैं। उसकी वजह यह है कि 2018 के बाद PDM की हुकूमत बनी, मौलाना फजलुर रहमान यहाँ पर मार्च लेकर आए, उनके साथ कुछ वादे किए गए थे। उसके बाद अब इंतखाबात हुए, जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ थे कि वो वादे वफा ना हुए। इसके बाद मौलाना फजलुर रहमान के साथ मोहसिन नकवी की, शहबाज शरीफ की और दीगर मुतअद्दिद रहनुमाओं की मुलाकात हुई। आसिफ अली जरदारी खुद पहुँचे, बिलावल भुट्टो जरदारी पहुँचे, लेकिन एक बात सामने वाज़ेह है कि मौलाना फजलुर रहमान गारंटी चाहते हैं एतमाद की बहाली के लिए, क्योंकि माजी में उनके साथ जो वादे किए गए थे वो वफा ना हुए। लेकिन इस दौरान एक और बात, उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आन पड़ी हैं। वो नवाज शरीफ के साथ दोस्ती और ताल्लुक़ निभाते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि साथ ही नए नए इत्तेहादी यानी इमरान खान की जमात के साथ भी वो चाहते हैं कि कोई कंसेंसस डेवलप हो। इसी सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इस कमेटी के अंदर बैठकर कहा कि तमाम जमातों को इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए वक्त दिया जाए, और PTI जो कि सख्त तरीन मुखालफत करती है इन तमाम मामलात की ऐवान में, तो वो भी मुस्बत अंदाज से आकर बैठी। शिबली फराज थे, उमर अयूब थे, इसके अलावा बैरिस्टर गोहर थे, तो कुछ चीज़ें मुस्बत भी हैं। लेकिन एक और बात बताऊं, मौलाना फजलुर रहमान के खदशात के हवाले से एक तरफ रख दें, मोहसिन नकवी उनसे मिले, सारी क़यादत मिली, ये वो क़यादत थी जो PDM के दौर में मौलाना के साथ थी। तो फिर मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबात किसने पूरे ना किए, या उनसे किए गए वादे वफा क्यों ना हुए, या वो किसकी गारंटी चाह रहे हैं? लैक ऑफ ट्रस्ट तो है। जी जी जी, क्विकली जी। एक चीज़, आज रात जो मुलाकातें हुई हैं दो साबिक वज़राए आज़म अनवारुल्लाह काकड़ और शाहिद खाकान अब्बासी मौलाना फजलुर रहमान के घर गए, वो मुलाकात क्यों अहम मैं समझता हूँ, क्योंकि उनमें से एक वज़ीर आज़म इसी माह के अंदर अपोजिशन के मुतअद्दिद अहम तरीन रहनुमा यानी बड़े सियासी कायदीन और कद काट के रहनुमा, उनको वो वज़ीर आज़म मौजूदा जो अहम तरीन मुल्की शख्सियात हैं उनसे मुलाकात करके एतमाद बहाल करने का कहते रहे कि आप मुलाकात करें, एतमाद की बहाली की तरफ जाएं। वही शख्सियात मौलाना फजलुर रहमान के घर पहुँची हैं और उनके साथ बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी मौजूद थे। तो ये बहुत वाज़ेह चीज़ें हो रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान उनके सामने भी मामलात रखेंगे कि माजी में जो वादे हुए उनका क्या हुआ, और सबसे अहम PTI मखसूस नशिस्तें मिलने की सूरत में सबसे बड़ी ऐवान में जमात बनती है, तो उनके खदशात को भी इत्तफाक़ राय से दूर करना होगा। इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान, बिलावल भुट्टो जरदारी और ख़ुद नवाज शरीफ भी चाहते हैं कि ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए, मामलात को बेहतर करने के लिए इत्तफाक़ राय पैदा किया जाए। इसके लिए अगर चंद दिन डिले हो जाता है तो कोई इशू नहीं, इसीलिए इत्तफाक़ राय पैदा होता है या नहीं होता। अयाज, क्या ये भी हो सकता है कि PTI भी किसी न किसी हद तक राजी हो जाए इनमें से बाज़ चीज़ों पे, या कहीं थोड़ा बहुत ही सही कंसेंसस उनकी तरफ से भी आ जाए? अगर वो भी एक ये पॉसिबिलिटी है क्या ऑन द कार्ड्स, या नहीं है कि अगर वो अपने मामलात आगे बेहतर करना चाहते हैं मुक़्तदर हलकों के साथ भी, तो वो इस मामले में ज़रा साथ निभाएं? अब्दुल्ला, देखिए, कल भी हमने इस चीज़ को रिपोर्ट किया था कि जब बैरिस्टर गोहर और उनकी जो टीम थी मौलाना फजलुर रहमान के घर गए, तो हमने ये क्वेश्चन रेज किया था कि अगर ये मौलाना इनको किसी चीज़ पर आमादगी के लिए कोई चीज़ इनके सामने पेश करते हैं तो क्या इनके पास कोई इख्तियार है
सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पीटीआई में इख्तियार किसके पास है। पीटीआई में इख्तियार इस वक्त किसी के पास नहीं है। अली अमीन खुद पार्टी को चला रहे हैं, उमर अयूब खुद पार्टी को चला रहे हैं, अब सलमान अकरम राजा साहब अपनी पार्टी चला रहे हैं, बैरिस्टर गौहर अपनी पार्टी चला रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता, मेरे ख्याल में, मैं पीटीआई को 10 साल से कवर कर रहा हूँ, यहाँ पर पीटीआई सिर्फ एक ही शख्स है, वो बानी पीटीआई है, और उन्होंने इस चीज का फैसला करना है। ये जितनी मुलाकातें कर, देखिए कल जो पीटीआई ने एंगेजमेंट की है मौलाना के साथ, वो सिर्फ टाइम डिले टैक्टिक्स था, क्योंकि कल मैं समझता हूँ कल का दिन पीटीआई के नाम रहा, उन्होंने मौलाना को एंगेज रखा या मौलाना उनके साथ एंगेज रहे, और हुकूमत ने जितनी भी जोर लगाने की कोशिश की, इसके बावजूद के 5 वोट जो मौलाना वो नहीं पेश कर सके। तो ये इस इतने बड़े आईनी पैकेज के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई किसी भी पोजीशन में इस वक्त है कि वो मौलाना के साथ या इस कमेटी के साथ या हुकूमत के साथ या उन हलकों के साथ जो बाइख्तियार है कि बैठ के किसी भी नेगोशिएशन करने की पोजीशन में है, क्योंकि ये सारे बेख्तियार है। ये तमाम चीजें, ये कुछ ठीक है, और जिनके पास इख्तियार है वहां भी आपको पता है अगर कुछ कमिट में लिया कर भी दिया जाए तो फिर यू नेवर नो कि वो कब बात से फिर जाएं। अच्छा सुचीमा साहब। हाँ उमर आप बता दें, मतलब हमने काफ़ी बातें सुन ली, लेकिन बात आगे तभी बढ़ेगी जब कोई कंसेंसस होगा। यहाँ या फिर एटलीस्ट मौलाना मान जाएंगे, एटलीस्ट मौलाना मान जाएंगे, जो कि कल की कार्रवाई के बाद तो नहीं लग रहा। ऑब्वियसली उनके रिजर्वेशंस भी हैं, उनको ये जल्दबाजी भी पसंद नहीं आ रही, लग रहा है कि वो मान जाएंगे। लेकिन हम उमर से पूछ रहे हैं, क्या हाउ डू यू सी दिस गोइंग फॉरवर्ड? देखिए मेरे ख्याल है कि मौलाना के पास जो ये अपॉर्चुनिटी आई है उसको वो जितना ज्यादा इसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, अपनी फेवर में जो बेनिफिट ले सकते हैं वो उसके लिए कोशिश करेंगे। और साथ उनकी अपनी सियासत भी है कि वो जिस सूबे में रहते हैं उधर उनका एक अजीब सा एक अलायंस है कि एक तरफ वो पीटीआई के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ उन्हें सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है वो पीटीआई की तरफ से ही आ रहा है। तो उनकी ये कोशिश होगी कि वो अपना अलहदा तशख़्ख़ुस कायम रखकर तो अपने लिए क्या गुंजाइश पैदा कर सकते हैं। और अभी तो फ्रैंकली जो ये देखे ना कि तकरीबन मेरे ख्याल 2 हफ्ते पहले की बात है, आसिफ जरदारी साहब इनके पास से होकर आए हैं, जिनको क्या कहते हैं सियासत का पता नहीं क्या कहते हैं, बादशाह कहते हैं, ये क्या कहते हैं, वो पीएचडी उन्होंने की हुई है। तो अभी तो सब लोग एक्सपोज हो रहे हैं जिन्होंने पीएचडी की हुई थी या जिन्होंने सियासत में कोई पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया हुआ है, और या जो इनको चलाने वाले हैं। तो मौलाना अपनी पोजीशन पे उधर के उधर खड़े हैं। तो मैं तो अभी जो पिछले 2 दिन से मैंने देखा है उसमें जब तक कुछ होता नहीं है मैं कोई बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूँ कि ये कुछ कर पाएंगे। यानी कि अगर पिछले इतने कोई 1 महीने से लगे हुए हैं, अलग-अलग जाके मुलाकातें कर रहे हैं, और मौलाना अगर तब भी इनके हाथ नहीं आ रहे या इन्होंने मौलाना को गलत रीड किया है, इसका मतलब ये बनता है ना कि पहले प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं होगा तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा चीमा साहब हुकूमत के लिए। आपको पता ही है कहाँ हुकूमत के लिए आगे मसले हैं। ये बेचारे वैसे भी चाहे हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, ये अपोजिशन में लगते हैं, यानी कि ये वैसे ही कमजोर और परेशानियां और इसी तरह के इन्हीं हालात में इनका टाइम गुजर रहा है। तो लेकिन ओवरऑल ये इनकी अथॉरिटी तो अंडरमाइन होती है। मेरे ख्याल है कि अगर ये अब ये आईनी तरमीम को ये पास नहीं कर सकते तो फिर इन्हें घर चले जाना चाहिए। ये बहुत ही इन्होंने एक बचकाना हरकत की है, यानी कि इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं। इनकी तरफ से एक तरह से ये खुद को शमला था ना कि एक जुडिशरी पर भी, तो आप वो अगर नाकाम हो जाता है तो उसके बाद इनकी क्या पोजीशन हो। अच्छा उमर ये भी बताएं, वैसे तो वेरी सैडली इट हैज़ टू बी सेड कि ये आवाम को कंसर्न नहीं करती है बात, लेकिन ये क्यों हो रहा है इन द सेंस कि लिटरली इतने इश्यूज हैं मुल्क में और इतने अवामी हैं, और अगर आपने वाकई नेगोशिएशंस और कुछ बुलडोज ही करवाना है, इट शुड बेनिफिट द पीपल ऑफ द कंट्री। अभी अवाम क्या महसूस कर रही होगी कि भाई पूरा एक ड्रामा रचा रहा संडे को, अभी तक बात ख़त्म नहीं हुई, अभी आगे भी देखेंगे, सारी एनर्जीज जो हैं वो उस तरफ जा रही हैं, इस बिल की तरफ। हमारे लिए क्या है इसमें? देखिए हमारे लिए कभी भी कुछ नहीं था। बेसिकली ये जो एक एलीट की आपस में लड़ाई होती है, जो पावर स्ट्रगल होती है, उसमें जो अवाम होती है वो एक डिफॉल्ट बेनिफिशियरी होती है कि उसको वैसे ही नहीं कि किसी तरह यानी कि किसी और की लड़ाई में जो उनको फायदा पहुंच जाता है। जो इमरान खान लड़ाई लड़ रहे हैं वो कौन सी अवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी अपनी पावर स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें अवाम को कुछ फायदा हो जाता है। इमरान खान जो है यानी कि उनकी एक लाउड माउथ है, अवाम के इश्यूज जो हैं वो हाईलाइट करते हैं क्योंकि उन्हें अवाम की सपोर्ट होती है, अदरवाइज तो उनकी अपनी लड़ाई है उनकी भी।
अब ये है कि जो जुडिशरी के हवाले से जो ये चीजें कर रहे हैं उसमें कोई चीजें जो है वो तो ठीक थी, होनी भी चाहिए थी। शायद ये इनकी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना होता तो ये उन पर काम ना करते, लेकिन वो होनी भी चाहिए थी। बाकी ये है कि वो कर अवाम के लिए नहीं रहे, वो एक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें एक अवाम का भी कहीं भला हो जाता है, कहीं जो है अवाम वैसे ही मारे जाते हैं। कई जगह पे उनको लगता है जी कि ये जो इनकलाब आया ये हमारे लिए आ रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसके बेनिफिशियरी कोई और लोग हैं। फिर अवाम के लिए इंडिफरेंट ही रहते हैं। मतलब कोइंसिडेंटली अगर इसको अवाम को फायदा हो गया तो हो गया, लेकिन ये स्टार्ट नहीं हुआ था अवाम के लिए। अच्छा अयाज, कल मियाँ साहब के बारे में भी खबरें थी कि भाई मियाँ नवाज शरीफ जो कि बड़े दोस्त रहे हैं मौलाना के, वो खुद भी जा रहे हैं और इसहाक डार उनके साथ होंगे, फिर वो प्लान कैंसिल हो गया गालिबन। जी अब्दुल्ला, कल मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ साहब जब हमजा शहबाज के साथ पहुंचे तो वजीर आजम ने इस्तकबाल किया और वजीर आजम हाउस में उनका डेरा रहा। जब तक वो लाहौर के लिए वापस नहीं निकले वो वहीं रहे, इंतजार करते रहे। वही जो मैंने पहले आपको बताया था कि पीटीआई ने उस पूरे टाइम को इतना एंगेज कर दिया कि वो जो एक उस वक्त उनकी मुलाकात होती शायद उसका इम्पैक्ट कुछ और होता, क्योंकि उससे कुछ देर पहले ही आजम नजीर तारड़ और इसहाक डार और दीगर लोग जो है मौलाना से मिलकर गए थे और कुछ अच्छी गुफ्तगू करके और उसके बाद कोई पुरुमीद गुफ्तगू लेकर वो वज़ीर आज़म हाउस वापस गए हैं और उन्होंने कहा था कि अगर जिरगे की शक्ल में हम जाएंगे तो हो सकता है मौलाना जो है वो बाहर आके अनाउंस कर दें कि वो हुकूमत की इस बिल को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब 20 के दरमियान में जब पीटीआई के वक्त पहुंचा और उन्होंने उस टाइम को गेन किया और उसको मजीद लंबा किया और उसके बाद मौलाना के साथ उनकी मुख्तलिफ चीज़ों पर गुफ्तगू हुई, कुछ उन्होंने इस हुकूमत के गिले शिकवे भी किए और इनकी जो कमिटमेंट्स थी पीडीएम से लेकर, जैसे कि हैदर ने भी आपको बताया कि जो मौलाना से वादे किए गए थे कुछ लोगों की जानिब से वो वफा ना हुए, तो उन्होंने मौलाना को इस तरीके से इंगेज किया कि उनको कहा कि इतनी आसानी से अगर आप इनकी बात मान लेंगे तो फिर ये चीजें इस मगर दूसरी तरफ ये भी है कि क्या मौलाना बानी पीटीआई और मौलाना के ताल्लुकात भी तो आपको पता ही है किसी से ढके छुपे नहीं है। अच्छा टाइम कम है हैदर से आज का पूछ ले हैदर, क्योंकि आज सेनेट का इजलास 11:30 बजे कहा गया है, एटलीस्ट पहले तो यही कहा जा रहा था, उसके 1 घंटे बाद नेशनल असेंबली का होगा, ये सब कुछ होगा आज? देखिए उसका ताल्लुक पार्लियामान की खसूसी कमेटी से है। पार्लियामान की खसूसी कमेटी का गुज़श्ता शब रात तकरीबन 12:30 बजे इजलास ख़त्म हुआ था। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और बैरिस्टर गौर समेत सियासी क़यादत यहाँ से गई थी, तो आज सुबह वो बुलाया गया है ताकि एक मरतबा फिर इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाए, तमाम तजावीज़ सामने आए और तमाम तजावीज़ पर फिर मुत्तफ़िका तजावीज़ जो होंगी उनको ही इस आइनी तरमीम का हिस्सा बनाते हुए आगे बढ़ा जाए। तो ये सबसे पहले ये खसूसी कमेटी का इजलास होगा। ये इजलास कितना तवील होता है उसके बाद ही सेनेट या कौमी असम्बली के इजलास या काबीना इजलास का फैसला फिर उसकी बुनियाद पर ही होगा। गॉट इट। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर शराजी, अयाज अकबर एंड उमर चीमा फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू जी। बहुत कुछ हो रहा है थोड़ा सा टाइम चाहिए हमें। लेकिन इतना आप लोगों को तवज्जो देने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि इट्स नॉट फॉर अस, यू नो, एटलीस्ट इट डजंट सीम सो। जब हो जाएगा वही बात है उमर चीमा वाली, कोइंसिडेंटली अगर किसी को फ़ायदा हो जाएगा आवाम को तो हो जाएगा, अदरवाइज दिस इज़ देयर ओन पावर स्ट्रगल। सैड। अच्छा जी, अभी हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहते हैं, ये सब छोड़ें, ये सुनिए। आप हमारा मूड चेंज करने लगे। मैं आपका मूड चेंज करूँगा और आपका जायका भी। भारत में बटर चिकन मुतारिफ कराने के असल हकदार पर जारी अदालती जंग बड़े ही इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो गई है। इश्यूज देखें क्या हो रहे हैं, बट एनीवे वहाँ भी वही चल रहा है। फिर और इस मामले का दूसरा सिरा पेशावर सदर बाजार में वाक़े कंदल लाल का मोती महल होटल है, जहाँ से बटर चिकन की इब्तिदा के दावे किए जा रहे हैं। अब पेशावर में इस बारे में क्या राय आमा है ये भी जानना जरूरी है। बहुत जरूरी है भाई, ये सब कुछ छोड़ दें, ये सबसे ज्यादा जरूरी है और इस पे बात होनी चाहिए। तो कौन बता रहे हैं? रसूल दावड़। चलो। इंडिया के मोती महल रेस्टोरेंट के मालिकान ने दावा किया है कि बटर चिकन इनका इजाद है, जबकि कुंदन लाल जग्गी के रेस्टोरेंट के मालिकान का यह दावा है कि ये उनकी इजाद है। 1930 में एक कहा जा रहा है कि कुंदन लाल गुजराल जो थे उनका ये होटल था पेशावर में जो सदर में वाक़या है और यहाँ पे इस होटल में उन्होंने इस बटर चिकन का आगाज़ किया था।
इस बारे में यहाँ उस ज़माने के लोगों से हम जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि वाकई यहाँ पे ये होटल था और इसमें किस किस्म के खाने दस्तयाब थे। आइए उनसे जानते हैं। कुंदन लाल था जिसका ये हमारे ऊपर जो जगह है यहाँ पे उनका होटल था मोती महल होटल, और फिर यहाँ से जब वो पाकिस्तान बना तो यहाँ से जब वो गए तो उन्होंने फिर वहाँ पे दिल्ली में मोती महल होटल खोला था, जो कि हमारे बुजुर्गों ने कहा कि जी वो वहाँ पे अभी उन्होंने होटल खोला है काफ़ी बड़ा। हम अभी मेरे भाई से भी बात हुई, बड़े भाई से, तो वो भी ये कह रहा था कि हाँ ऊपर एक तंदूर था जिसमें ये पेशावरी छोटे छोटे नान बनाते थे, और ये बटन चिकन है क्या है ये तंदूरी चिकन ये वगैरह भी वो यहाँ पे बनाते थे। मैं सन 1966 में यहाँ पे आया था, तो उस वक़्त ये इसमें इससे पहले जो ये बावर्ची खाना था या जहाँ पे आप कपड़े की दुकान है इसके ऊपर, और वो दूसरा इलाका जो है ना वो उसी तरह बहरहाल अभी तक पड़ा हुआ है। अपने यादाश्त है ना, तो यहाँ पर चाय के साथ पनीर पकौड़े वगैरह, ये चिप्स वगैरह, ये आलू पकौड़े वगैरह ये, और दही बले के साथ ये काने वगैरह ये मिलते। लेकिन उनके उस वक़्त हमारे हिसाब से तो हमारे गरीब लोगों के लिए कीमत ज़्यादा थी, लेकिन उनके लिए कीमतें कम थी। बटर चिकन इंडिया के मशहूर पकवानों में से एक है। इस हवाले से दावा किया जा रहा है कि 1930 में कुंदन लाल ने इस मोती महल होटल में जो पेशावर में वाक़या है उसका आगाज़ किया था। लेकिन दूसरी जानिब कुंदन लाल जगी के रेस्टोरेंट के मालिकान का ये दावा है कि ये उनकी ईजाद है। इस मोती महल होटल के अंदर जिन लोगों ने खाना खाया था उनकी अराबी आपने जानी, और इसके अलावा यहाँ पे लोगों से हमने जो बात की, इनका ये कहना है कि यहाँ पे कुंदन लाल जनरल जिया के दौर में आया था और इसी दरख्त के साथ चिमट के वो रो पड़ा था। कुंदन लाल साहब, मैं कुंदन लाल साहब के मोती महल की साइड पे हूँ क्योंकि वो हमारे पेशावर में वाक़ है, और मुझसे पूछे आप बटर चिकन की साइड पे हो। मैं कोई भी बना दे अच्छी सी तो आई एम ओके विद इट। और साथ ही ब्रेक, और इतने अच्छे खाने पे लड़ना क्या मतलब, हमें भी अभी ब्रेक की तरफ जाना है तो उसकी साइड पे हो जाए आप थोड़ी देर के लिए। चलते हैं। अच्छा, जी पाकिस्तान कुछ हमारी स्टोरीज ऐसी होती हैं कि जो कि आई एम सॉरी एक जोक लगना स्टार्ट हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, और आपको हम बताते हैं, आपको खुद भी समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान में एक्स की यानी ट्विटर फॉर्मरली उसकी बंदिश का मामला है, और ऐसा मुअम्मा है जो हल होने को नहीं आ रहा, और बज़ाहिर इसके जल्द हल होने का कोई इम्कान भी बाय द वे नहीं है। सो डोंट वेट फॉर इट। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी अदालत में हर रोज़ एक नई कहानी सुना रही है, और एक्स की बंदिश से मुतालिक केस में 12 सितंबर को होने वाली समाअत में पीटीए के वकील ने अदालत को बताया कि वजारत दाखिला ने एक्स की बंदिश का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। अब ये बात हो गई तो अदालत ने इस पर कहा कि फिर एक्स खुला क्यों नहीं, तो पीटीए ही के एक दूसरे वकील ने अदालत को बताया कि उन्हें ऐसी किसी नोटिफिकेशन का इल्म नहीं है। ये बाय द वे एक ही ऑर्गेनाइजेशन के दो वकील हैं जो आपस में नहीं बन रही। अदालत ने इस पर हैरानी का इजहार किया। अदालत ने हुक्मनामे में लिखा कि हैरान कुन बात है कि इस मसले पर मुख्तलिफ हिदायत कैसे हो सकती हैं। ये बेसिकली पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए फिर मेरा ख्याल है तो पीटीए ने जी मामू बनाया जा रहा है किसी को यहाँ पे, मुझे लगता है हम सबको मामू बनाया जा रहा है बेसिकली। अमीन अनवर से जान लेते हैं ना, वो हमें तफसील बताएंगे कि हुआ क्या। ज़रा समाअत का मतलब अदालत, हमें लगता है कि या तो मुझे तो शुरू में ये भी इत्तलात थी कि जब ये सारा मामला हो रहा था, आपको याद है एक दिन 2 घंटे के लिए एक्स चल रहा था। बिल्कुल। अच्छा, फरिया अजीज ने भी हमें बाय द वे ज्वाइन किया है। शरीक बानी बोलो भी हमारे साथ होती हैं, हमें समझाती भी हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले अमीन, ये क्या था? जी बिल्कुल, 12 सितंबर को एक्स की बंदिश और इंटरनेट के हवाले से एक समाअत थी जिसमें एहसन इमाम जो पीटीए के वकील थे उन्होंने अदालत को बताया कि 17 फरवरी का जो एक्स की बंदिश का वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन था वो वापस ले लिया गया है। तो उसके बाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि यानी इसका मतलब है अब कोई रुकावट नहीं है। हाँ। यानी कि अब तो ये दरख्वास्तें जो एक्स की बंदिश के हवाले से थी वो यानी कि इन्फेक्शियस हो जाती हैं, गैर मौसर हो जाती हैं। लेकिन एक और केस में साद सिद्दीकी जो पीटीए के एक और दरख्वास्त में वकील थे, उन्होंने कहा मुझे इस हवाले से कुछ नहीं पता है, जबकि जो वफाकी हुकूमत के वकील थे डिप्टी अटॉर्नी जनरल, उन्होंने भी इस मामले से लाइल्मी का इजहार किया, वो भी खामोश रहे। और अदालत में एक दफ़ा नहीं कई मरतबा उन्होंने कहा कि एक्स की बंदिश का जो 17 फरवरी का नोटिफिकेशन है वजारत दाखिला का वो वापस ले लिया गया है। ये डिस्कशन करके नहीं आते जब ये अदालतों में जाते हैं, मतलब ये हम समझना चाहते हैं क्योंकि हमारा तो कोई इस तरह एक्सपीरियंस नहीं है,
लेकिन इतनी बड़ी चीज़ पे इतने डिफरिंग व्यूज़ हैं। जी बिल्कुल, अदालत ने भी कहा कि पीटीए का एक तो ये रवैया कि एक ही जैसे मामले में मुख्तलिफ वकला की खदमात हासिल की गई हैं, एक में जो है वो एहसन इमाम वकील हैं, दूसरे में साद सिद्दीकी वकील हैं, तो इस मामले पर अदालत ने काफ़ी हैरानगी का इजहार किया। उसके बाद कहानी तब यू टर्न जो है वो सामने आया। 14 सितंबर को जो है वो पीटीए के जो वकील हैं और लीगल जो उनके हुकाम हैं, उन्होंने एक एफिडेविट जमा कराया कि जो 12 सितंबर का उनका मौक़िफ़ था कि नोटिफिकेशन एक्स की पाबंदी का वापस ले लिया गया है, वो गलत फहमी की बुनियाद पर लिया गया है। उनका एक और केस उसी रोज़ उसी अदालत में ज़ेर समाअत था जिसमें एक नोटिफिकेशन जो है वो वापस लिया गया था, लेकिन मिस कम्युनिकेशन की वजह से जो मामला है वो यहाँ तक आया कि एक्स की बंदिश का जो नोटिफिकेशन है उसके हवाले से ये अदालत को बता दिया गया कि ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है, लिहाजा अब जो 12 सितंबर का सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसे मॉडिफाई किया जाए या उसे नज़रसानी उस पर की जाए, वो वापस लिया जाए। तो अदालत में कुछ देर पहले ही उसकी समाअत हुई है और अदालत ने उस पर काफ़ी बरहमी का इजहार किया है कि किस तरह आपने जो है वो पहले एक मरतबा भी नहीं, आपने कई मरतबा दोहराया कि 17 फरवरी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि वो गलत फहमी की बुनियाद पर था। तो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने खासी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि अब उन्होंने उस वकील से पूछा कि अब आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए या पीटीए के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, यानी कि अदालत में अब ये पता है कि वो एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई हुई है, मामला लीगल है, वो अब देखें ना तो लिटरली आपको लगता है कि ये रियल लाइफ जो है ना वो उसमें ये सारा कुछ हो रहा है। फिर ये आपको भी इस कॉन्वर्सेशन में लाएं, इट्स अ जोक, ये मजाक बन चुका है। मतलब एक ही चीज़ के लिए एक तो दो वकील, दोनों वकीलों की भी आपस में नहीं कोई कोऑर्डिनेशन के कहना क्या है। और इट्स क्लियर कि ये पेशियां ये एमी भुगत रहे हैं, बात कुछ नहीं बदलनी, एक्स ने नहीं हुकूमत ने एक्स को नहीं खोलना। नहीं, बिल्कुल ये ठीक बात है। देखिए ये तो शुरू दिन से ही झूठ बोल रहे हैं एक्स को लेके, चाहे वो आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हों या पीटीए कोर्ट में आके झूठ बोल रहे हैं। आप इनकी ये तो देखें इनकी जसारत की, आके सफाई से झूठ बोलते हैं, फिर कहते हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, आप ऑर्डर चेंज कर दें, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक इनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। ये जो नेशनल असेंबली में जो मिनिस्टर हैं आईटी की, उन्होंने फिर दोबारा ये कहा इस हियरिंग के बाद कि नहीं, एक्स इलीगल कंटेंट की वजह से अभी भी बंद है, वो आज भी वीपीएन लगा के पूरी हुकूमत एक्स को इस्तेमाल कर रही है, तो अगर इलीगल है तो वो क्यों आज तक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तमाम हाई कोर्ट्स में ये मामला पेंडिंग है, लेकिन मसला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो लगा ही नहीं है ये कुछ महीनों से मामला, कोई फैसले भी नहीं हम देख रहे, और उसके बाद अगर इनकी पकड़ नहीं होगी तो ये झूठ बोलते रहेंगे। पकड़ नहीं होगी तो झूठ बोलते रहेंगे, ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा। अमीन, अब ये अदालत ने अभी जो समाअत हुई है उसमें बस ये मामला यहाँ पे आगे पेंड हो जाएगा। अदालत ने बरहमी का इजहार तो किया, लेकिन बरहमी के इजहार के अलावा भी कोई अभी कुछ हो सकती है बात पर कोई ऑर्डर नहीं हुआ, क्योंकि इसमें मुताद्दिद कई पिटीशंस जो हैं वो फाइल की गई हैं जिब्रान नासिर एडवोकेट की जानिब से। इसके अलावा ज़रार खोड़ो, अंबर शमसी, 4 जर्नलिस्ट हैं, उनकी तरफ से भी दरख्वास्त दायर की गई है कि एक्स की बंदिश से उन्हें भी अपनी पेशा वाराना जो जिम्मेदारी हैं वो अदा करने में मुश्किलात हो रही हैं। तो सिंध हाई कोर्ट ने इस पर बहाली का हुक्म दिया था। साबिक चीफ जस्टिस जो इस वक्त एलिवेट हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, जस्टिस अकील अहमद अब्बासी, उन्होंने कहा था कि इसको बहाल किया जाए, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं किया गया। उस पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी अब्दुल मुईज़ जाफरी एडवोकेट की जानिब से दायर की गई है, उस पर भी अभी समाअत होनी है। अदालत ने ये जो 14 सितंबर को पीटीए के वकील की जानिब से करेक्शन के लिए एक एफिडेविट जमा कराया गया है, उस पर उनका मौक़िफ़ ज़रूर सुन लिया है, लेकिन अदालत ने कहा है कि अब इस मामले को हम 23 सितंबर को देखेंगे, जब तमाम दरख्वास्तों की दोबारा से समाअत होगी तो उस पर अदालत डिसाइड करेगी कि जो 12 सितंबर का ऑर्डर है उस पर कोई नजरसानी हो सकती है या नहीं हो सकती है। लेकिन अमीन ये बताएं अदालत को, क्योंकि इतनी अरसे से अब ये बात चल रही है, मतलब एक्स को तो फेब में एक हफ्ते बाद इलेक्शंस की बंद ही कर दिया था, 17 फेब। अदालत को इस बात से भी कोई ये कह सकते हैं या कहना चाहिए शायद कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है बेसिकली, क्योंकि आप आते हैं, स्टेटमेंट्स आप लोगों की मैच नहीं कर रही होती, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई रेजोल्यूशन की तरफ कोई बात नहीं होती, तो टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है ये बहुत। जी, हुकूमत का इसमें यही मौक़िफ़ है कि क्योंकि उस पर
पीका के तहत जो उस पर पाबंदी लगाई गई है, क्योंकि उसमें एंटी स्टेट कुछ चीज़ें हो रही थी जिसकी वजह से ये पाबंदियां लगाई गई हैं और उसको कुछ को स्लो डाउन किया गया है। लेकिन अदालत ने जो विकेशन में, समर विकेशन में एक हेयरिंग हुई थी जिसमें एक जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि अगर एक्स बंद है तो आप कोई और प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर लें, आप फेसबुक पे लिख लें। लेकिन हमारा मसला ये है, और यहाँ मेरा ख्याल है हम हेयरिंग पे हेयरिंग हो रही है। एक चीज नीड्स टू बी सेट, ये लिटरली एक्स को बैन करके खुद एक्स यूज करना, ये वही बात होगी कि मुल्क में आप चिकन जैसी चीज बैन कर दें कि जी कोई नहीं खा सकता लेकिन हम खाएंगे। ये वो ही हो रहा है। अगर आप करें, आप क्यों यूज कर रहे हैं? लीड बाय एग्जांपल। अगर एक्स में बहुत कुछ हो रहा है और ये बैन कर देना चाहिए, बड़ा ही इस किस्म का मवाद है, तो व्हाई आर यू यूजिंग इट? बड़ी एक सिंपल सी लॉजिक है और इसी पे बात, मेरा ख्याल है अगर उनसे सवाल हो जाए तो शायद उनके पास कोई जवाब भी ना हो। आप लोगों को जाहिर है स्टेक होल्डर्स को इन लूप लेने का दावा करते हैं। जब आप लोग इनसे यही सवाल उठाते हैं कि भाई आप खुद भी फिर ना इस्तेमाल करें, तो क्या आगे से आपको मौक़िफ़ मिलता है, या फिर हाउ डू यू सी दिस मैटर होल एंडिंग अप? मतलब ये मामला इसी तरह अदालतों में चलता रहेगा एंड दैट इज़ इट? देखिए अब्दुल्ला, पहली बात तो ये कहते हैं कि इन द लूप लेते हैं, लेकिन सिर्फ ये इन द लूप उन लोगों को लेते हैं जो उनकी हामी भरते हैं। तो हम लोगों को तो किसी को भी इन द लूप नहीं लिया गया इस हवाले से। जहाँ तक बात है कि जस्टिफाई कैसे करते हैं, जो कायमा कमेटी की इंफॉर्मेशन, सेनेट की जो कायमा कमेटी है इंफॉर्मेशन पे, वहाँ पे जब ये सवाल उठाया गया तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये कहा कि देखिए हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारे जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात हैं, सफारती ताल्लुकात हैं, वो जब हमें ट्वीट करते हैं तो हमें जवाब देना पड़ता है ताकि हमारी रिलेशंस नहीं हार्म हो। ये इनकी सफाई थी। लेकिन एक मैं वजाहत ये पीका का क्योंकि जिक्र किया और हुकूमत जिस तरह से इसको जस्टिफाई कर रही है कि पीका के कानून के तहत ये वाज़े इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2018 के ऑर्डर्स हैं और ये बोलबी की पिटिशन में थे कि पीटीए के पास ये इख्तियार है और वो भी किसी कानूनी और आईनी ढांचे में रहते हुए कि वो डिसाइड कर सकता है। पीटीए शुरू दिन से क्या कह रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने हमें इंस्ट्रक्ट किया है। फेडरल गवर्नमेंट का कोई इख्तियार नहीं है कि वो पीटीए को इंस्ट्रक्ट करे। इस हवाले से पीटीए ने खुद डिसीजन लेना है, जो कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे कानूनी जो प्रोसेस है वो भी नहीं फॉलो किया गया, अदालती अहकामात के बरखिलाफ है। यही चीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज की गई है और दीगर पिटिशंस में भी उठाई गई है, जो सिंध हाई कोर्ट में भी है। लेकिन वो लीगल सवाल पे इस वक्त उस तक बात ही नहीं पहुंची है। उस पर फैसला करने की ज़रूरत है और इनकी पकड़ होने की ज़रूरत है कि जब ये चीज़ें सालों पहले डिसाइड हो चुकी हैं तो कैसे ये पीटीए कह सकती है कि हमने तो फेडरल गवर्नमेंट के कहने पे ये चीज़ कर दी है। हालांकि ये बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया है, ये ज्यूरिस्डिक्शन भी नहीं बनती। पीटीआई शुड बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी। अब सवाल यहाँ पीटीए के हवाले से भी उठता है कि इतना बड़ा इदारा, इतने लोग वहाँ काम करते हैं, इतनी तनख्वाहें जा रही हैं, ये इस तरह किस तरह गोल गोल घुमा सकते हैं? पहले अगर हम ट्विटर से जरा आगे, एक्स से आगे बात चली जाए, गोल गोल ही तो घुमा रहे हैं। हाँ बिल्कुल वही कर रहे हैं, लेकिन इट नीड्स टू बी पॉइंटेड आउट कि एग्जैक्टली यही हो रहा है और अदालत को भी इस चीज़ का नोटिस अब तक तो खैर ले ही लेंगे कि आप हमें यू आर नॉट कमिंग आउट ट्रूथफुली। पहले एक्स का प्रॉब्लम थी, फिर इंटरनेट को स्लो कर दिया गया, वो फायरवॉल वाला सिस्टम वो भी एक चल रहा है। एक्स वाला मसला फरवरी से स्टार्ट हुआ है, आज हम सितंबर में बैठे हुए हैं, अभी तक अदालत में पेशियां ही हो रही हैं और उसमें भी नजर आ रहा है कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, कुछ नहीं हो रहा है। गोल गोल घुमा रहे हैं, चाहे वो फायरवॉल की तनसीब का मामला हो, आप इसके कोई रेजोल्यूशन देखती हैं? सॉरी आपकी आवाज जी, आपसे हम ये पूछ रहे हैं कि इसकी कोई रेजोल्यूशन आपको नजर आ रही है इन द नियर फ्यूचर? नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि ये गोल ही घुमा रहे हैं और ये रेजोल्यूशन तब तक नहीं होगी जब तक अदालत बहुत सख्त किस्म के इक़दाम नहीं उठाएगी। ये पेशियों पे पेशियां नहीं चल सकती फरवरी से लेके अब तक। और ये फायरवॉल पे भी आप देखेंगे कायमा कमेटी के सामने एक कमेटी को कुछ कहते हैं, मीडिया को आके कुछ कहते हैं, ये भी गलत बयानी भी कर रहे हैं। तो इनकी अगर पकड़ नहीं होगी, अगर इनसे वजाहत नहीं ली जाएगी, लेकिन आप देखें कि हाँ मुल्क किस तरफ जा रहा है। हम तो इस हवाले से वजाहत की और ट्रांसपेरेंसी की बात करें, यहाँ तो आइन का ढांचा ही बदलने जा रहा है। जब ये कोर्ट्स ही नहीं इस तरह से रहेंगे, आप ना आर्टिकल 199 ना 184(3 ना आप फंडामेंटल राइट्स के इश्यूज उठा सकेंगे। तो जो अगर आपके पास रह गए स्पेस, यहाँ पे फैसला कर लें, कल को हमें क्या पता ये स्पेस मौजूद भी हो या ना हो। जी यकीनन आप सही कह रही हैं। अगर एक्स इतनी आसानी से बंद हो गया और फिर बंद ही हो गया और अभी तक तो बंद ही है, तो फिर फेसबुक भी बंद हो सकता है। इतना लैक ऑफ इंटरेस्ट और सीरियसनेस है इस चीज में कि वो आपस में अपनी स्टेटमेंट्स भी अलाइन नहीं करते।
मतलब वो अदालतों में पहुंच जाते हैं और लॉयर्स की अपनी बातें भी एक ही इदारे के वकील हैं और आपस में बातें भी नहीं मैच करी, इतना लाइटली लिया हुआ है इस किस्से को कि ये हम सबको बेवकूफ़ बना रहे हैं। Well, then we should refuse कि हम बेवकूफ नहीं बनेंगे ना। थैंक यू। और वही वाली बात, अब जब तक अदालत की तरफ फैसला नहीं आता जाहिर है तब तक हम सबको इंतजार करना होगा। मतलब एटलीस्ट काम तो खींचने चाहिए ना कि ये आप कर क्या रहे हैं। किसी को अकाउंटेबल अगर ठहराया गया तो शायद कुछ हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका फरिया। तो ये वो आप कह रहे हैं ना बेवकूफ बनाने वाली बात, अब आपको बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। यू शुड नो। मेरा ख्याल है कि वो खुद बेवकूफ होता है जो ये समझता है कि आवाम बेवकूफ है। ओके, ऑलराइट। और ये हम ज़रा ज़्यादा ज़ोर शोर से इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि खास तौर पे कल परसों से मैं नोटिस कर रही हूँ इंटरनेट बहुत ही स्लो है। आज सेमीफाइनल है हॉकी का। हमारे को आपको बहुत एक्साइटेड है? नहीं, मतलब मुझे लगता है कि वी स्टैंड अ चांस बिकॉज चाइना से हम अभी जीते हैं और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जीते हैं। बाकी में हम हारे नहीं थे एक्सेप्ट फॉर द इंडिया वाला मैच जो हम हारे थे। इंडिया हैज़ बीन अनबीटन सो फार, लेकिन हमने इंडिया को टफ टाइम दिया था। चाइना वैसे 2-1 से ही हारे थे, कोई खास तो नहीं हारे थे। किससे? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, इंडिया को हमने टफ टाइम दिया था और इंडिया को और किसी टीम ने टफ टाइम नहीं दिया, इंडिया को हमने टफ टाइम दिया था। सो हम चाइना से बड़े ही बेहतरीन तरीके से जीते थे, तो मुझे लगता है वील मेक इट टू द फाइनल्स। तो जी, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में आज दोनों सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे और पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला मेज़बान चाइना से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट इंडियन टीम को कोरिया के मध्य मुकाबला होगी। सो इंडिया कोरिया, पाकिस्तान चाइना, ये सेमीफाइनल्स हैं। मुझे लगता है कि कहीं पाकिस्तान इंडिया हो सकता है और फिर पाकिस्तान इंडिया को अगर हरा देगा इंशाल्लाह। हालांकि तो इंडिया जो है वो जाहिर है रैंकिंग वाइज भी हॉकी हमसे बहुत बेहतर टीम है। सो लेट्स सी क्या होता है, लेकिन हमारे में जब इंडिया के खिलाफ खेल रहे होते हैं तो ज़रा कोई और सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती हैं इन एनी स्पोर्ट एक्चुअली। हमने ये देखा है, बट थॉट वी शुड मेंशन इट टू यू। ब्रेक के बाद मिले। मौसम का क्या सीन है भाई? खुश्क और सॉर्ट ऑफ यू कुड से नहीं, गर्म ही है, कोई बदला तो नहीं है अभी। अच्छा, कराची में आपको बता दें कि इन दिनों दिन में कुछ गर्मी ऑब्वियसली है, कुछ नहीं है, ठीक ठाक गर्मी हो जाती होती है, लेकिन शाम में कंफर्टेबल है, हवा भी चल रही है एंड इट्स नॉट बैड। तो एक उम्मीद सी है, हाँ उम्मीद सी है कि मौसम जो है जल्दी बदल जाएगा। ऑल्दो वी डू नो कि बीच में एक अक्टूबर भी रहता है बिफोर द फाइनल टर्न ऑफ द वेदर, एटलीस्ट फॉर कराची अक्टूबर गर्म होता है। हालांकि बाकी मुल्क में मौसम बदलना स्टार्ट हो जाता है। हमें ज्वाइन किया है सरदार सरफराज साहब ने। ही इज गोइंग टू टेल अस। सरदार साहब, हमें क्या सुनने में आ रहा है कि मॉनसून का कोई एक और सिस्टम जो है वो रह गया है और उसने भी बीच में आना है। सरदार साहब बताएंगे, कुछ ऐसी बात भी हो रही है सरदार साहब? जी बहुत शुक्रिया। नहीं, वो उसके यहाँ तक पहुँचने का इम्कान नहीं है। इंडिया पे तो है, जाहिर है अभी ईस्टर्न इंडिया पर है, वो डीप डिप्रेशन की सूरत में है, लेकिन वो ग्रेजुअली इंडिया जब डिप्रेशन में जाता है तो हमारे यहाँ थोड़ी सी बारिश हो जाती होती है, लेकिन लग नहीं रहा इस बार कुछ होगा। देखिए, वो हमारे एरिया के अगर करीब पहुंच पाए ना तो फिर हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे एरिया के करीब नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अब सिचुएशन काफ़ी हद तक बदल गई है। हमारे यहाँ से तो मानसूनल फ्लो अभी तक है, कह सकते हैं आप। मतलब ये जो कुछ ना कुछ बादल रहते हैं, कुछ ना कुछ हवाएं रहती हैं, वही जो इक्का दुक्का नॉर्थ में कहीं आपने देखा कुछ चंद एक जगहों पर मामूली सी बारिश हुई पिछले 2-3 दिन पहले, कहीं लाइट रेन और कहीं मॉडरेट रेन, वो कुछ वेस्टर्ली वेव का भी असर था। लेकिन वो जो डिप्रेशन इंडिया में बना हुआ है वो सेंट्रल इंडिया में पहुंच के या ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान पे और फिर नॉर्थ ईस्टवर्ड चला जाएगा, यानी उधर ही ख़त्म हो जाएगा। हमारे एरिया पे उसका कोई असर नहीं होगा। लाहौर और गिरदोनवा में कोई हो सकता है 18 या 19 को कोई हल्की फुल्की आंधी चले या हल्की सी बारिश हो जाए, अदरवाइज कोई ऐसा खास इम्कान नहीं है कहीं भी बारिश का। आगे तो लगता है कि सितंबर के बकिया दिन तो ड्राई गुजरेंगे बेशतर जगहों पे मुल्क की। फिर आगे हम मौसम जिसे कहते हैं ना, हमारे अब जो रिवायती मौसम है उसमें तो मौसम बदल गया है, यानी कि सर्दी की आमद एक्सपेक्ट की जा सकती है, लेकिन क्या मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में ये महसूस भी किया जा रहा है? देखिए, जो जाहिर है कि गर्मी तो अब एक तरह से सबसाइड हो गई है ना। अगस्त पूरा बहुत अच्छा गुजरा है, वो तो बारिशें आपने देखा कि बहुत अच्छी हुई हैं अगस्त में, और उसकी वजह से भी टेम्परेचर्स बहुत हाई नहीं गए। और अभी इसमें सितंबर में भी जो 15-16 दिन गुजरे हैं, ये मैं तो कराची के लिए खासकर इसको कहता हूँ एक तरह से ना, आप इसको बोनस कह सकते हैं कि अच्छा टेम्परेचर गया है, यानी 32-33 से ऊपर शायद ही किसी दिन गया हो। और अदरवाइज भी आप देखें तो एवरेज भी 33.4 या 33.5 होता है।
लेकिन मुल्क के बेशतर हिस्सों में कोई ऐसा बहुत ज़्यादा गर्म मौसम नहीं है। हाँ, कहीं ज़ाहिर है अब क्लाउडलेस स्काइज रहते हैं तो धूप तो दिन में जब धूप होती है तो कुछ ना कुछ तपश तो होती है, लेकिन अदरवाइज़ अच्छा है। और शुमाली इलाका जात में तो फिर आखिरी जो हफ्ता होगा उससे तो बाकायदा खून की रात की शुरू हो जाया करती है। आपका मतलब है आखिरी हफ्ता जो सितंबर का होगा उसमें बिल्कुल वेदर टर्न हो सकता है, लेकिन अक्टूबर तो बड़ा गर्म होता है सरताज साहब कराची का। जी, कराची में निस्बतन देखिए अब 20 सितंबर 22 सितंबर के बाद बिलखुसूस ना जब मानसून हवाएं बिल्कुल एक तरह से यानी मुझे लगता है कि 21 या 22 सितंबर के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा कोई सा चांस भी ना, वैसे भी कोई चांस नहीं है, लेकिन स्टिल मानसूनल हवाओं का फ्लो है एक तरह से, वो 22 सितंबर के बाद सबसाइड कर जाएगा, रिट्रीट कर जाएगा हमारे एरिया से, तो फिर मोस्टली सनी डेज हुआ करेंगे, तो फिर जाहिर है कुछ ना कुछ गर्मी ग्रेजुअली। अच्छा सरदार साहब, हमने पहले भी हम ये बात करते रहे हैं, लेकिन अब तो ऑब्वियसली पहुँच गए हैं, बिल्कुल सितंबर का मिड ही है। सर्दी इस पर क्या जल्दी आ जाएगी, उसका दौरानिया ज़्यादा रहेगा? क्योंकि हमें पता है कि वेदर पैटर्न्स जो हैं वो ओवर द इयर्स बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल भी हो गए हैं, चेंज भी हो गए हैं, तो इस पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए कोई अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा, बिल्कुल एट द मिड ऑफ सितंबर आप एक आध महीना छोड़ के यानी अक्टूबर के एंड तक जाके या अक्टूबर के मिड के बाद आपको कुछ बेहतर आइडिया हो सकेगा कि कैसी रहती है सर्दी। लेकिन अभी तक यानी जो लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन है या सीजनल प्रेडिक्शन आप कह सकते हैं वो ये है कि विंटर इज़ गोइंग टू बी मोर ड्रायर, यानी उसमें बारिशें कम होंगी विंटर के सीज़न में। दिसंबर जनवरी फरवरी जो 3 महीने होते हैं हमारे, ऐसे लग रहा है फिलहाल। अगर कोई कंडीशन चेंज हो जाती है तो अलग बात है। तो जाहिर है कि जब ड्राइनेस होगी तो उसमें फिर सर्दी तो कुछ ना कुछ होगी, लेकिन कितनी होगी और शिद्दत की होगी और कितनी प्रोलॉन्ग करेगी ये देखना अभी बाकी होगा। थैंक यू सरदार सरफराज साहब, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, और वी विल हैव टू वेट टू फाइंड आउट कि सर्दियों का क्या सीन होगा। हम सितंबर अक्टूबर टाइप होता है ना, चलें अक्टूबर में तो बिल्कुल ही इंतज़ार में ही बैठ जाते हैं, लेकिन सितंबर में उम्मीद में बैठ जाते हैं कि शायद इस बार थोड़ी सी जल्दी आ जाए सर्दी। चाहिए सर्दी कि नहीं चाहिए? आजकल सही है ऐसा मौसम, कोई इतना इट्स ओके, एटलीस्ट इट्स नॉट सो ह्यूमिड। इट्स नॉट सो, हाँ इट इजंट। ओके, वी विल सी यू टुमारो। गुड लक पाकिस्तान। बाय।